चलिए, तो सभी लोग रीज्वाइन हो लिए, अच्छी बात है। अब क्या करेंगे आगे, अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ऑडियो वीडियो सब चीज प्रॉपर्स हैं तो बताइएगा। ऑडियो वीडियो क्लियर है तो कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। एक बार फिर से कमेंट कर लेना है आपको। चलिए शैलेश जी, कंटिन्यू करेंगे क्लास को। बिल ऑफ एक्सचेंज हम लोग पढ़ रहे थे और बेसिक जो अपना था वो देख लिए थे, यानी जो समझने वाली बात थी वो हमने डिटेल में समझ रखा है। यदि किन्हीं को कंफ्यूजन्स हैं, और वो वीडियो तो क्या कहते यूट्यूब पे डाले तो वहां पे कमेंट आ रहा था कि दिक्कत है, तो आप लोग की भी कोई दिक्कत है तो वो बताइएगा। सर जी हमको कहना खाना बनाना है सर जी। तो अब खाना बनाना है तो कैसे काम चलेगा बताइए। नोटिफिकेशन तो आपको पहले से मिल रखा था कि क्लासेज होंगी, बट चाहते तो 6 से 8 के बीच में बना लेते, 6 बजे भी उठ के बनाते तो 2 घंटा में खाना बना लेते। तो नहीं होगा तो फिर ज्यादा तो कुछ है नहीं, पीडीएफ आपको अपलोड है ही, तो किचन में आप रख के भी पढ़ सकते हैं वो, बट अपना वो एडजस्टमेंट कर लीजिए जैसे भी आपको करना है, ठीक है। और आज तो आपको समझने की चीजें है नहीं, नॉर्मली जो अपना थ्योरी पार्ट बिल ऑफ एक्सचेंज का वो देखेंगे, और उससे क्या होगा कि जहां से क्वेश्चंस आपको आते हैं वो कवर होंगे। थ्योरी पार्ट चाहिए। अभी दीपा कुमारी जी का कमेंट आ रहा है कि क्लास होगी, बताइए अब किनको किनको कमेंट करें। तो बाकी ज्वाइन हो लेंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं, छोड़िए जो स्टूडेंट हैं जो हैं। हम लोग जो अध्ययन कर रहे थे बिल ऑफ एक्सचेंज को अध्ययन कर रहे थे, इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे। ड्यू डेट हम लोग ने निकालना सीख लिया था, और मंथ में क्या होता था, 1 तारीख से यदि आपका मंथ है तो नेक्स्ट मंथ का 1 तारीख 1 महीना हो जाता था। बट डे में क्या होता था, जितना दिन हमने जिस दिन को बिल लिखे थे, यानी 15 तारीख को बिल लिखे हैं, और फरवरी में यदि वो मंथ है कि फरवरी में हम लोग 15 तारीख को बिल लिखते हैं, तो 28 में से 15 घटाएंगे तो यानी 13 दिन आपको ये बचा, और एक मंथ का रहा था यानी 17 दिन, और यानी मार्च 17 तक वो जाता था, ठीक है। फिर उसमें 3 दिन हम लोग ऐड करते थे, बस इतना ही कंसेप्ट था और कुछ नहीं था। ये 2 पॉइंट समझने के लिए भी आप लोग कंफ्यूजन में थे, तो वो नॉर्मल चीजें हैं, कुछ है नहीं। बाकी फिर से यदि कोई को दिक्कत है तो वो कमेंट कर लीजिएगा। आगे अब अपना हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज किस लिए आया, क्या कारण थे, वो हम लोगों ने पिछली वीडियो में देख रखा है, ठीक है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज को हम लोगों ने अच्छे से जो समझना था वो समझ लिए थे। क्रेडिट जब सेल करते हैं तो बिल ऑफ एक्सचेंज लेते थे, वो फ्रॉड से बचने के लिए, ठीक है। तो इन सभी को हम लोग क्या करेंगे आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे। चलिए ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं अब हम लोग। सबसे पहले आ जाता है जो थ्योरी पार्ट था, वो बिल ऑफ एक्सचेंज से जो क्या नाम है, खुशबू झाजी नहीं सर, हाँ ठीक है ना, क्लियर है तो अच्छी बात है। बट यूट्यूब पे कुछ स्टूडेंटों के आया था, तो वो नॉर्मल चीज था, कुछ है नहीं, मंथ वाला था कि 1 तारीख से लिखे हैं तो 1 तारीख से अगला मंथ का 1 तारीख ले लेंगे तो 1 महीना हो जाता है। डेट वाला में हम लोग घटा देते थे, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज को जो स्टार्टिंग में जब बिल ऑफ एक्सचेंज क्रिएट हुआ था स्टार्टिंग समय में, यानी पुराने समय में, तो उस समय इसे साख पत्र को हुंडी कहते थे, बिल ऑफ एक्सचेंज को कहते थे साख पत्र। और इससे भी पहले यानी सबसे स्टार्टिंग में जब अपना प्राचीन समय था या बीते हुए समय की बात करते हैं, जब अपना सेठ साहूकार होते थे, तो वो जो लिख के देते थे वो क्या कहलाता था, हुंडी कहलाता था, उस समय की बात है, ठीक है। तो साख पत्र को ही हम लोग क्या कहते थे, हुंडी कहते थे, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज को यानी प्राचीन समय में हुंडी कहा जाता था। तो ऑब्जेक्टिव आए तो ध्यान रखिएगा, हुंडी यानी बिल ऑफ एक्सचेंज हो जाता था।
अब एट प्रेजेंट टाइम की बात यहाँ पे करें कि आधुनिक समय में इसे विनिमय पत्र या प्रतिज्ञा पत्र कहा कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज स्टार्टिंग जब हुआ था कि यानी नॉर्मल तो पुराने समय में उतना तो अकाउंटिंग का झमेला था नहीं, नॉर्मली एक पेज पे लिख देते थे, यानी एक साहूकार थे वो अनदर को क्या कहते थे, अपना दे देते थे लोन। तो उस समय खूब दिया जाता था मोटे रकम के साथ मोटे ब्याज में। ठीक है, तो एक पत्र पे जो लिखते थे उसे उस समय हुंडी कहा जाता था। बट उसी को समय के हिसाब से चेंजेस आते गए और एट प्रेजेंट टाइम में इसे हम लोग विनिमय पत्र यानी इंग्लिश में बिल ऑफ एक्सचेंज और उसे हम लोग या प्रतिज्ञा पत्र यानी प्रोमोसरी नोट भी कहते हैं। यानी दोनों का जो मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमोसरी नोट वो हम लोग आगे देखेंगे। तो स्टार्टिंग में हुंडी, उसके बाद कुछ समय बीता उसे साक्ष्यपत्र, उसके बाद अब एट प्रेजेंट टाइम जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो इस समय इसी चीज को हम लोग कहते हैं विनिमय पत्र यानी बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। यहाँ तक तो नॉर्मल चीजें थी, ये आपको ध्यान में रहेगा। ठीक है, तो मॉर्निंग का टाइम है तो स्टूडेंट भी बहुत कम ज्वाइन हुए हैं और मंडे से आपकी क्लासेज बंद रहेगी। तो आज में भी कोशिश करेंगे कि ये तो वीडियो लगभग 2 घंटे या कम से कम 20 स्लाइड हम लोग अध्ययन करेंगे और नेक्स्ट एक और वीडियो आपको कर लेंगे तो अपना बिल ऑफ एक्सचेंज समाप्त हो जाएगा। तो ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं कि कब हम लोग क्लास समाप्त करते हैं, उसके हिसाब से नेक्स्ट क्लास के हम लोग टाइमिंग आपको देंगे। नेक्स्ट अब आगे हम लोग को ध्यान में रखना है कि विनिमय पत्र इंग्लिश में बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, उसे हिंदी में हम लोग कहते हैं विनिमय पत्र। ठीक है, तो विनिमय पत्र की बात यहाँ पे आ रही है। एक सेकेंड रुक जाइएगा, पिक्चर को थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। चलिए ठीक है, तो अब विजुअल्स होंगे। यहाँ पे देखते हैं कि विनिमय पत्र एक शर्त रहित लिखित पत्र होता है। तो ऑब्जेक्टिव आता है आपको कि बिल ऑफ एक्सचेंज यानी कि विनिमय पत्र एक कैसा पत्र है। तो ध्यान रखना शर्त रहित पत्र होता है। कौन सा पत्र है? शर्त रहित अपना ये पत्र होता है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। विनिमय पत्र एक शर्त रहित लिखित आदेश होता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि लिखित लिखा गया तो ऑब्वियसली ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा विनिमय पत्र यानी बिल ऑफ एक्सचेंज एक शर्त रहित के साथ साथ लिखित आदेश होता है। क्या होता है? ऑर्डर्स दिया जाता है विनिमय पत्र में। ये ध्यान में रखना है कि विनिमय पत्र जो है वह एक शर्त रहित लिखित पत्र लिखित आदेश होता है जिसमें उसको लिखने वाला यानी लिखने वाला किसी व्यक्ति विशेष को एक निश्चित अवधि में भुगतान की शर्त विहीन आज्ञा देता है। यानी इसको देख लेते हैं हम लोग, जो यहाँ पे लिखा हुआ वो हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आएंगे कि विनिमय पत्र की हम लोग बात करें, बिल ऑफ एक्सचेंज की बात कर लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे कौन है? शैलेश जी हैं। कौन है? शैलेश जी अपना है और पिंकी कुमारी इधर है। ठीक है, यहाँ पे ये दो व्यक्ति थे। ठीक है, तो यहाँ पे विनिमय पत्र जो होता है यानी एक पत्र है। ऑब्वियसली हम लोग जान रहे हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक अपना क्या है? पत्र है, एक लेटर से यानी एक डॉक्यूमेंट है जिसपे कुछ लिखा हुआ रहता है। तो यह जो देखिए विनिमय पत्र हम लोग पढ़ रहे हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज को पढ़ रहे हैं। तो विनिमय पत्र जो है एक लिखित आदेश है। इसमें हम लोग लिख रहे हैं कि यानी ये बेचने वाले हैं, ये सेलर्स हैं सुजीत जी और पिंकी जी अपना परचेज करने वाले हैं, यानी डेटर्स वो होंगे, उधार में यहाँ पे परचेज करेंगे। ठीक है, तो सुजीत ने ये लिखा कि हम एक माल को गुड्स को पिंकी कुमारी को हम दे रहे हैं और 1,000 रुपया इनसे हमें लेना है, उनको भुगतान करना है। ठीक है, इस तरह से उनको आदेश दिया गया है। ठीक है, यानी लिखने वाले कौन हो गए? सेलर्स। सेलर्स लिखने वाले होते हैं, उसे हम लोग ड्रॉवर कहते हैं। वो आपको कल भी हमने समझा रखा था। तो जो ये पत्र होता है वही इसमें लिखा हुआ है एक शर्त रहित। इसमें कोई शर्त नहीं है, कंडीशंस नहीं रहता है, सिर्फ ये आज्ञा देते हैं, ऑर्डर्स देते हैं कि आपको इस दिन पेमेंट करना है। ये नहीं है कि नहीं पेमेंट करेंगे तो ये काम कर लेंगे, ये अपना क्या है? शर्त नहीं होता है। ठीक है, तो नॉर्मल सी चीजें थी कि विनिमय पत्र एक शर्त रहित लिखित आदेश है जिसमें लिखने वाले किसी व्यक्ति विशेष को यानी पिंकी जो व्यक्ति विशेष हैं को एक निश्चित अवधि में यानी 2 मंथ का जो समय मिलता है या 1 मंथ का या
5 दिन का वो बात कही जा रही है कि एक विशेष व्यक्ति विशेष को निश्चित अवधि में भुगतान की शर्त विहीन आज्ञा देते हैं। क्या सेलर्स जो है वो अपना डेटर्स को क्या कर रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं कि आप सम अमाउंट 2 मंथ में या 3 मंथ में आपको पे कर देना है। ठीक है, ये अपना क्या बन गया, बिल ऑफ एक्सचेंज बन गए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब अपना पॉइंट था एक तो बिल ऑफ एक्सचेंज और एक प्रमोशनरी नोट यानी प्रतिज्ञा जो पत्र था वो भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, बाकी दोनों पॉइंट को अलग से डिटेल में हम लोग देखेंगे। प्रतिज्ञा पत्र जो है वह देख लेते हैं, जबकि प्रतिज्ञा विपत्र एक लिखित हस्ताक्षर सहित बिना शर्त का पत्र होता है। अब तो यहाँ पे नॉर्मली हुआ कि सेलर्स ने लिखा, पिंकी को पे करना था, तो वो ये हो गया अपना विनिमय पत्र हो गया। अब प्रमोशनरी नोट में पिंकी जो है वो बहुत तेज है यानी समझदार व्यक्ति थे इन्होंने, और ये सेलर थे वो अच्छे पढ़े लिखे नहीं थे तो इनको कुछ आता नहीं था, तो पिंकी ने क्या किया कि ये अपने आप में लिख के दिए कि हम इनको इतना पेमेंट करेंगे। ठीक है, यानी सेलर्स को पेमेंट करेंगे। और यानी यहाँ पे देखिएगा कि जब प्रतिज्ञा पत्र एक लिखित हस्ताक्षर सहित बिना शर्त का प्रपत्र होता है जिसमें देनदार निश्चित राशि प्रदत्त मूल्य का भुगतान करने की प्रतिज्ञा लेता है, यानी जो पिंकी जो है वो शपथ लेते हैं, यानी जनरली इसमें ये होगा कि यानी जो डेटर्स होंगे वही लिख के देते हैं कि हाँ हम आपको क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे, यानी हमने क्या किया, प्रतिज्ञा लिया कि हम आपको पेमेंट कर देंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग अलका जी। तो उसके बाद आगे देख लेते हैं, तो दोनों चीज आपको समझ में आ गया होगा कि विनिमय पत्र यानी बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रतिज्ञा पत्र को हिंदी में प्रमोशनरी नोट कहते हैं। तो दोनों चीज में क्या कंडीशन था कि विनिमय विपत्र था, उसमें होता है कि जो सेलर्स हैं वो लिख के देते हैं डेटर के प्रति, और इसमें बाकी तो आगे डिटेल में देखेंगे बट नॉर्मल अभी इतना ही समझ लेंगे कि विनिमय पत्र क्या होता है, सेलर्स लिखते हैं डेटर्स के ऊपर, ठीक है, उनको आज्ञा देते हैं, ऑर्डर देते हैं कि आपको पेमेंट करना है। प्रतिज्ञा पत्र में क्या है, जो अपना डेटर्स है या जो खरीदने वाले व्यक्ति है वही एक प्रतिज्ञा लेता है कि हम आपको इतना दिन में पेमेंट कर देंगे। तो इसमें क्या है और बाकी डिटेल में देखेंगे, नॉर्मल इतना ही अभी समझे फिर बाकी देखेंगे, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो गए। तो दोनों चीज समझ में आ गया। अपना विनिमय विपत्र यानी बिल ऑफ एक्सचेंज बेचने वाला लिख देते हैं, यानी क्रेडिटर्स पे यानी डेटर्स पे लिखेंगे, सॉरी डेटर पे लिखेंगे, डेटर्स को आज्ञा आदेश देंगे कि आपको पेमेंट करना है। बट इसका उल्टा प्रमोशनरी नोट में वही अपने आप को जो डेटर्स है वो कह रहा है कि सर हम आपको पेमेंट कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे देखेंगे कि भारत में साख पत्र भारतीय प्रक्रम विलेख अधिनियम 1881 से नियंत्रित होती है। तो साख पत्र अभी हमने बताया कि बिल ऑफ एक्सचेंज को ही हम लोग क्या कहते हैं, साख पत्र के रूप में देखते हैं। तो ओवरऑल आपको ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल बाई भारतीय प्रक्रम विलेख यानी इंडियन निगोशिएबल एक्ट 1881, याद रखना 1881 के द्वारा ये कंट्रोल होता है। इंडियन निगोशिएबल एक्ट 1881 से ये कंट्रोल होता है। हिंदी में भारतीय प्रक्रम विलेख अधिनियम कितना है, 1881। तो ये याद रखेगा, इसमें भी पूछता है कि कौन सा अधिनियम से ये है कि कंट्रोल किया जाता है अपना बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडई जो भी है वो अपना सारा 1881 से कंट्रोल होता है। भारतीय प्रक्रम विलेख अधिनियम कब है, 1881। तो उम्मीद है कि ये याद हो जाएगा कि 1881 क्या है, 1881 1881, ठीक है, 1881। क्लियर है कि भारतीय प्रक्रम विलेख अधिनियम 1881 के माध्यम से हम लोग साख पत्र को हम लोग नियंत्रण करते हैं। चलिए इस स्लाइड में यदि किन्हीं को कोई क्वेश्चन पूछना तो वो पूछ लीजिएगा, ठीक है। किन्हीं को ऐसा पॉइंट लगे कि सर समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो पीछे वाली कंसेप्ट आपको क्लियर होते रहना चाहिए। क्लियर है तो कमेंट करेंगे, नहीं तो किन्हीं को डाउट है तो वो क्वेश्चंस कर लेंगे। संध्या कुमारी जी फिर से क्लियर है, यानी संध्या जी लेट ज्वाइन किए हैं, कोई नहीं देख लेते हैं, फिर से हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा समय देंगे, यानी 1-2 मिनट लग जाएंगे। अब हम लोग आते हैं, फिर से पूछा गया था यहाँ पे हम लोगों ने दो चीज को देखा
कि विनिमय पत्र और अपना प्रतिज्ञा पत्र को बेसिक चीज देखा, अभी डिटेल इसका और बाकी है। विनिमय पत्र होता है, सबसे पहले फिर से एक एग्जाम्पल के माध्यम से कर लेते हैं, क्योंकि कोई दिक्कत है नहीं, समय आज है, हम लोग कर लेंगे। यहाँ पे आएंगे, मान लेते हैं कि ये संध्या कुमारी इस बार है, संध्या कुमारी जी है, और सेकंड जो है वो अपना खयाती कुमारी है ना, खयाती कुमारी है, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं, तो भाई चोटी उटी देना पड़ेगा ना कटिंग है या पूरा चोटी रखते हैं लंबा, कोई नहीं, ठीक है, वो मजाक वाली बात है, रहने देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं, क्या है, दो व्यक्ति हैं, ये जो है अपना सेलर है, सेलर्स है, यानी वस्तु को ये बेचने वाले हैं, क्या है, बेचने वाले हैं, और ये खरीदने वाले हैं। तो खरीदने वाले यदि उधार मिलेंगे तो ये डेटर्स हो जाएंगे, ठीक है, ये डेटर यानी ख्याति जी डेटर है, और अपना संध्या कुमारी है वो अपना सेलर है। तो यहाँ पे ध्यान देना, हमने कल बताया था कि जो किसी वस्तु को हम लोग इसे क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, क्रेडिट में अपना सेल किया है। तो अब तो है कि एक पत्र पे लिख के देना था, उसे हम लोग किसी पत्र पे लिख के देते हैं, वो बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाता था। तो यहाँ पे यही ध्यान देना है कि जो संध्या कुमारी बेचने वाले हैं, तो यदि संध्या कुमारी इस पे लिखते हैं, कौन है, संध्या कुमारी जो है एक पत्र लिखते हैं कि हमने इतनी वस्तु को ख्याति कुमारी को 1,000 रुपए के लिए हमने बेचा, और इनसे 2 माह में हमें पेमेंट लेना है, ये लिख के दिए, उनसे हमें पेमेंट लेना है, ठीक है। तो इस पे क्या करते हैं, ख्याति जी अपना सिग्नेचर करके क्या करते हैं, ये इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, सिग्नेचर कर लेते हैं, और इसे यानी संध्या कुमारी को दे देते हैं। तो ये जो कहलाएगा वो अपना कहलाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाएगा। तो इसमें आपको ध्यान में ये रखना है कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज यानी कि विनिमय विपत्र होता है, शर्त रहित, इसमें कोई कंडीशंस नहीं है, ये नहीं कहा गया कि आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका घर कब्जा कर लेंगे, ठीक है, ऐसा तो नहीं कहा गया है। तो यही इसमें है कि शर्त रहित अपना होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसमें लिखने वाला किसी व्यक्ति विशेष पे, लिखने वाला ये थे, और किसी व्यक्ति विशेष मतलब ख्याति कुमारी कोई भी और व्यक्ति हो सकते हैं जिससे सेल करेंगे, विशेष पर एक निश्चित अवधि में भुगतान का शर्त विहीन आज्ञा देते हैं, क्या कहते हैं, ये उनको ऑर्डर्स देते हैं, और ये जो डेटर्स हैं जो खरीदते हैं वो सिग्नेचर करके रिटर्न करते हैं, यानी वो एक्सेप्ट करते हैं। ये हो गया, इस तरह से लिखते हैं तो वो अपना बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाया। सेकंड कंडीशन है कि एक और पॉइंट आता है इसमें कि प्रतिज्ञा पत्र, प्रतिज्ञा पत्र का मतलब हुआ कि यानी जो खरीदने वाले थे, क्या थे, खरीदने वाले कौन थे, यहाँ पे देख लेते हैं, अच्छा थोड़ा सा अच्छा रहने देते हैं, थोड़ा सा कर लेंगे हम लोग, और क्या उसमें क्या, यहाँ पे देख लेते हैं कि खरीदने वाले अब हैं, ये वाली पॉइंट तो अपना समझ लिए कि ये हो गया विनिमय विपत्र हो गया। अब देखते हैं कि जो प्रतिज्ञा पत्र में है कि जो खरीदने वाले हैं वही लिख के देते हैं कि हम खयाती कुमारी और संध्या कुमारी को 10,000 रुपये या 1,000 रुपया 2 मंथ में पेड कर देंगे, क्या है, यानी भुगतान कर देंगे, यानी ये क्या कि ये अपना क्या लिए, एक प्रतिज्ञा लिए कि हम पेमेंट कर देंगे, ठीक है, और ये खयाती ही अपना सिग्नेचर करको इनको दे देते हैं, ठीक है, खयाती अपना सिग्नेचर करके दे देते हैं, इसमें सेलर्स को सिग्नेचर एक्सेप्टेंस करवाने की जरूरत नहीं है। तो ये अपना हो गया प्रोमोसरी नोट, यानी प्रतिज्ञा पत्र का मतलब हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि संध्या कुमारी को 10,000 रुपया पेमेंट कर देंगे 2 मंथ में, ये हो गया पर। चलिए, गुड मॉर्निंग सुमन कुमारी जी, तो यहाँ तक क्लियर है। अब ये सब जो हम पढ़े बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमोसरी नोट यानी विनिमय विपत्र और प्रतिज्ञा पत्र, वह जो नियंत्रण किया जाता है भारतीय प्रक्रम विलेख अधिनियम 1881 से नियंत्रण किया जाता है, ये ध्यान में रखना है कि जो साख पत्र है, साख पत्र को ही हम लोग बिल जो ऊपर पढ़े दोनों बीओई और पीओएस, वो दोनों अपना पीओएन होगा ना, हाँ प्रोमोशनल नोट, ठीक है। तो वो अपना जो भारतीय प्रक्रम विलेख अधिनियम, एक सेकंड, विलेख अधिनियम 1881 से नियंत्रण होता है। तो यहाँ तक क्लियर है, किन्हीं को कोई डाउट है तो वो कमेंट करके फिर से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो किन्हीं का यदि कोई डाउट है तो अब तो उम्मीद है कि डाउट नहीं, क्योंकि रिविजन्स हो रहे हैं। तो आगे अब हम लोग देख लेते हैं।
सेकंड पॉइंट अपना है कि विनिमय विपत्र की परिभाषा पे अब हम लोग आते हैं। क्या है विनिमय विपत्र की, क्या करते हैं हम लोग, परिभाषा पे आते हैं। यहाँ पे ओवरऑल हाँ क्लियर है ना संध्या जी? बिल्कुल। तो अब देख लेते हैं विनिमय विपत्र की परिभाषा, तो हम लोग को ऑब्वियसली जानना ही होगा। तो एक सेकेंड देख लेते हैं ना, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। तो देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे है कि विनिमय विपत्र की परिभाषा को आपको ध्यान में रखना है। इंग्लिश में जो भारतीय प्रक्रम विलेख अधिनियम 1881 है, उसे इंग्लिश में नेगोशिएबल इंस्टॉलमेंट एक्ट 1881 कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस भी आपको ध्यान में रखना, ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। तो अब तो सिंपल बात है कि बिल ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल होंगे हमारा निगोशिएबल इंस्टॉलमेंट एक्ट 1881 से। तो ये भी तो कुछ परिभाषा दिए होंगे ना कि किस तरह से विनिमय विपत्र को हम लोग समझेंगे या किसे विनिमय विपत्र कहते हैं। तो वहीं यहाँ पे परिभाषा दिया गया है कि विनिमय विपत्र एक शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र होगा। यानी होता है, सिंपली होगा या होता है कि विनिमय विपत्र जो क्या है, शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि विनिमय विपत्र शर्त रहित होता है, ऑब्जेक्टिव आ जाएगा यहाँ से, जिसमें लिखने वाला किसी व्यक्ति को यह आज्ञा देता है। यानी लिखने वाला भी हमने बताया था, ये दो बंदे हैं, ठीक है, एस के और के। लिखने वाले कौन थे? ये लिखने वाले थे। यानी लिखने वाले व्यक्ति आज्ञा देता है, ये क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा था के को, ठीक है। आज्ञा देता है कि वह एक निश्चित राशि एवं स्वयं उसे या उसकी आज्ञा अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को उस विनिमय विपत्र के धारक के मांगने पे निश्चित रूप से पेमेंट करना है, ठीक है। यहाँ पे देख लेंगे थोड़ा सा इसमें क्या है और एक्स्ट्रा मैंने ऐड किया गया डिफिनेशंस में। हमने अभी बताया कि यहाँ तक हमने अभी चर्चा किया था कि विनिमय विपत्र एक शर्त रहित लिखित आदेश पत्र है, जिसमें लिखने वाला किसी व्यक्ति को आज्ञा देता है कि वह निश्चित राशि या तो उसे स्वयं या उसकी आदेश पे, यानी या तो हमें आप दे दीजिए, यानी इसके ने लिखा है, इसने सेल किया था, या तो जो अमाउंट है यानी 2 मंथ पूरा होने के बाद, अवधि पूरा होने के बाद, या तो हमें दे दीजिए या हमारे कहे अनुसार किसी और को दे दीजिए, ठीक है। सुमन कुमारी को दे दीजिए। संध्या कुमारी जो है वो क्या कर दिए कि जो नोट्स था यानी बिल ऑफ एक्सचेंज वो दे दिए सुमन कुमारी को, क्या है, सुमन को दे दिए कि जब डेट पूरा हो जाएगा तो ये जाके आप ले लीजिएगा। तो ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक क्लियर है। बिल ऑफ एक्सचेंज में ये ध्यान में रखना है कि या तो पेमेंट जो लिखने वाले थे यानी ड्रॉवर थे वो ले लेंगे, या इनके आदेश पे किसी और को वो पेमेंट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है। एक निश्चित राशि या तो स्वयं उसे या उसके आदेश पे अन्य व्यक्ति को या उसकी विनिमय विपत्र के धारक को मांगने पे एक निश्चित अवधि की समाप्ति पर देंगे। यानी जो ड्यूरेशन पीरियड है वो समाप्त हो गए तब दे देना। तो इसमें तो कुछ दिक्कत किन्हीं को नहीं होगा, यदि कमेंट कर लीजिएगा और नेक्स्ट स्लाइड पे क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो किन्हीं को कोई डाउट है तो वो पूछ लेंगे। नॉर्मल डिफिनेशंस है, डिफिनेशंस आपको ध्यान में रखना है कि निगोशिएबल इंस्टॉलमेंट एक्ट यानी इंडियन निगोशिएबल इंस्टॉलमेंट एक्ट 1881 आपको कहता है कि ये कंडीशंस होनी चाहिए। तो ध्यान आपको रखना है कि शर्त रहित आदेश होते हैं। ठीक है अलका जी और सुमन जी, क्लियर है? तो आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि जो परिभाषा के हिसाब से अब इसकी विशेषताओं को ध्यान में रखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव विशेषताओं से भी आते हैं। तो किसी भी टॉपिक का यदि विशेषताएं हैं तो वो ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं उपरोक्त परिभाषा के अनुसार विनिमय विपत्र विशेषताएं स्पष्ट होती है। तो नॉर्मल से जो विशेषता है वो देख लेते हैं। विनिमय विपत्र यानी बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वह एक लिखित होता है। तो ध्यान में रखिएगा, आपको पूछ देगा कि लिखित होगा या नहीं होगा। तो विनिमय विपत्र जो होगा लिखित होगा या मौखिक नहीं हो सकता, ठीक है। मौखिक
रहेगा तो बिल ऑफ एक्सचेंज वो नहीं कहलाएंगे, ठीक है, वो मौखिक नहीं हो सकता। इसमें राशि के भुगतान का आज्ञा निहित होता है। ध्यान रखिएगा कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसमें आज्ञा आपको क्या होता है, निहित होती है। इसमें शर्त रहित आज्ञा पत्र निहित होती है। क्या होता है कि इसमें कंडीशंस है वो आपको शर्त रहित होंगे, यानी आज्ञा तो आप निहित है ही बट कंडीशंस नहीं होंगे कि आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका घर हम कब्जा कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें विपत्र लिखने वाले के हस्ताक्षर होते हैं। विपत्र जो लिखने वाले के हस्ताक्षर होते हैं। विनिमय विपत्र में लिखित राशि निश्चित होती है। विनिमय विपत्र में भुगतान की तिथि निश्चित होती है, यानी राशि निश्चित होगी और जो पेमेंट है वो भी आपका निश्चित होगा। क्लियर है। अधिनियम के अनुसार इस विलेख पर मुद्रक होना क्या होता है, अनिवार्य होते हैं। जो अधिनियम के अनुसार क्या है आपको, यानी सिग्नेचर, मुद्रक का मतलब जो अपना कॉमन सील या सिग्नेचर्स हैं, मोहर्स हैं, वो लगा हुआ रहता है। तो ये भी ध्यान में रखना है कि जो अधिनियम आपको निगोशिएबल एक्ट है, इंडियन निगोशिएबल एक्ट, उसके अनुसार इस पे क्या है, मुद्रक होना अनिवार्य होता है, मोहर वोहर लगे होने चाहिए। तो क्या क्या निश्चित होते हैं, अमाउंट निश्चित होना चाहिए, समय निश्चित होना चाहिए, और जो लिख रहे हैं उनका सिग्नेचर्स होना चाहिए, आज्ञा देना चाहिए, और आज्ञा जो है वो अपना शर्त रहित होगी और ये एकदम लिखित होगा, ये ध्यान में रखना है। विपत्र को एक्सेप्ट करेंगे सामने वाले बंदा, यानी जो ड्राई होंगे वो एक्सेप्ट करेंगे, यानी डेटर्स उसको कहते हैं, ड्राई को वो एक्सेप्ट करेंगे। तो ड्रावर और ड्राई को हम लोगों ने अच्छे से समझ रखा है। अब हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। तो इसमें भी कोई दिक्कत की नहीं को होगा नहीं, जो पॉइंट है वो सिर्फ आपको ध्यान में रखना। ऐसे भी जो डिफिनेशंस किया है उसी डिफिनेशंस के हिसाब से है, बट इस पॉइंट को लिख देने से ज्यादा फोकस हो जाते हैं विद्यार्थी। तो उम्मीद है कि क्लियर है। हाँ सर क्लियर है सुमन जी। तो आगे अब हम लोग चलते हैं। जहां पे ज्यादा समय देने की जरूरत पड़ता है वहां पे ज्यादा समय हम लोग दे लेंगे, ऐसा नहीं है कि वो आपको स्पीड में है, ठीक है, नॉर्मल चीज है। अब जो आगे कुछ विशेषता है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे कि विनिमय पत्र स्वीकृत होने से पहले ड्राफ्ट कहलाता है। क्या है, ड्राफ्ट कहलाता है। संध्या कुमारी जी यहाँ पे है, क्या एस के कुमारी यानी संध्या कुमारी जी है, और अपना नेक्स्ट अलका रानी जी है। कौन है, अलका रानी जी है, अलका रानी जी है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो है वो सेल करने वाले हैं, सेल करने वाले, इनसे ड्रॉवर हम लोग कहेंगे, ई आर लगा देंगे तो वो यानी ऑनर्स जेनुअली होता है, ई आर जिस पे लगा रहेगा याद करने के लिए, वैसा कुछ कंडीशन है नहीं, ठीक है। और ये हो जाएंगे ड्राई हो जाएंगे, ठीक है, यानी ये डेटर्स हो गए, उधार मिलेंगे तो ये तो अपना अलका रानी जी डेटर्स है। अब देख लेते हैं, यहाँ पे बोला गया है कि ये जो पत्र ईश्वर ने एस के कुमारी ने लिखा था, यानी संध्या जी ने जो लिखा था, इस पे क्या है, अपना तो सिग्नेचर किए बट इनको भी सिग्नेचर इस पे लेना होता है, इनको एक्सेप्ट करना होता है ना, यानी ड्राई यानी डेटर्स को एक्सेप्ट करना होता है। जब तक ये एक्सेप्ट यानी सिग्नेचर्स या एक्सेप्ट नहीं किया, क्या एक्सेप्ट नहीं किया, तो वह क्या कहलाएगा, ड्राफ्ट कहलाता है। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी देखे गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, विनिमय विपत्र जो आपको है स्वीकृत होने से पूर्व, जब तक वो एक्सेप्टेंस नहीं होता तो वो क्या कहलाएगा, ड्राफ्ट कहलाता है, ठीक है। इसके तथा स्वीकृति के पश्चात विनिमय विपत्र हो जाता है। एक जो पेज था उस पे क्या किए थे, सब चीज तो आराम से लिख लिए थे, कोई डॉट नहीं, बट जब तक क्या है, सामने वाले यानी आपका जो डेटर्स हैं यानी ड्राई हैं, वो जब तक आपको सिग्नेचर करके एक्सेप्टेंस नहीं लेते हैं कि हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं, यानी हम स्वीकार करते हैं आपकी बात को, तो वो क्या होता है, उससे पहले, सिग्नेचर से पहले जो है वो ड्राफ्ट कहलाएगा। सिग्नेचर्स हो जाने पे वो विनिमय पत्र में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो विनिमय पत्र कहलाते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब वही बात यहाँ पे भी लिखा हुआ कि विनिमय विपत्र स्वीकृत करते हैं डेटर्स। कौन डेटर्स, ये जो स्वीकृत करने वाले कौन थे, अलका रानी जी थे, यानी इन्होंने इनसे कुछ परचेज उधार में सामान लिया था, ठीक है। तो अलका रानी इनके लिए डेटर्स हो गए, और ये अपना सेलर्स हैं, तो डेटर्स को हम लोग ड्राई कहते हैं, ठीक है, या इनकी ओर से कोई स्वीकृत करते हैं। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं कि ड्रॉवर और ड्राई आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, उसमें कोई डाउट नहीं होगा। जनरली डेटर्स को ड्राई हम लोग कहते हैं यहाँ पे। चलिए क्लियर है ना।
किन्हीं को कोई दिक्कत तो नहीं होगा। तो आगे अब बढ़ते हैं। तो ये कंडीशंस आपको याद रखना है। आपको पूछ देगा कि विनिमय विपद स्वीकृत होने से पहले क्या कहलाता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग आ जाते हैं, आगे की ओर बढ़ेंगे। अब देखते हैं कि विनिमय विपद यानी बिल ऑफ एक्सचेंज के पक्षकार यानी कितने साइड होंगे, यानी कितने लोग इसमें इंक्लूड होते हैं, वो हम लोग देखते हैं सुमन जी। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि विनिमय विपत्र के प्राय 3 पक्षकार होते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि विनिमय विपत्र के जो साइड्स होते हैं या व्यक्ति इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, वो 3 पक्षकार होते हैं। ठीक है, यानी 3 पर्सन इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। पहला बिल करता। बिल करता का मतलब क्या है, जो अभी हमने बताया था। चलिए मुस्कुराते हुए है, ये अपना क्या है, एसके यानी सुमन कुमारी या संध्या को जो भी है, सुमन कुमारी ले लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ये आपके हो गए अलका रानी जी। ठीक है, अब यहाँ पे जो जो लिखने वाले हैं उसे हम लोग कहते हैं बिल करता। जो भी इस पत्र को लिखते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जो पत्र लिख रहे हैं ऐसे उसे हम लोग ड्रावर तो कहते ही हैं, बट इसे हम लोग बिल करता भी कहते हैं। और साथ में स्वीकृत करता, तो आपको पता है कि अलका रानी जी से एक्सेप्टेंस लेंगे, अपना सिग्नेचर देंगे इस पत्र पे, तो ये अपना स्वीकृत करता होते हैं। और पाने वाला का मतलब ये हो गया कि इन्होंने तो बेचा था, तो ये तो या तो मैं भी यही अमाउंट प्राप्त कर सकते हैं, तो ये पाने वाले होंगे। यदि हमने आपको कुछ चीजें दी है और आपसे हमें पेमेंट लेना, तो आपका पेमेंट तो हम ही लेंगे जब समय पूरा होगा। तो पाने वाला यानी ड्रावर है, जो माने बिल करता थे वही हो सकते हैं। या ये कहते हैं कि इसके यानी संध्या जी आपको कहते हैं कि सर को दे दीजिएगा। ठीक है, एक्सेप्टेंस होने पे जब समय पूरा हो जाएगा। तो ये पाने वाले तो 2 व्यक्ति हो सकते हैं, या तो संध्या कुमारी अपने हो सकते हैं, या उनके बिहाफ में हम पेमेंट ले सकते हैं, या हमें पेमेंट मिल सकता है। तो पाने वाला 2 व्यक्ति हो सकते हैं, ये ध्यान में रखना है। एक तो बिल करता हो सकता है या ड्रॉवर्स हो सकता है, और एक जो जिनको ये बिल मिला है, जो ये पेमेंट लेने जा रहे हैं उसे मिल सकता है। ठीक है, यानी इनके बिहाफ में कोई और भी पेमेंट ले सकते हैं। पाने वाले में 2 व्यक्ति हो गए, और स्वीकृत करता तो स्वयं अपने ही रहेंगे, और बिल करता जो सेल किए हैं वो करेंगे, और स्वीकृत करता जो परचेज किए थे उस वस्तु को वो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक बिल करता, स्वीकृत करता और पाने वाला में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, ड्रॉवर, ड्राई और जो पाने वाले हैं वो अपना नॉर्मल चीजें थी। बट डिटेल में आगे भी इसको डिस्क्राइब किया हुआ है, वो भी देख लेंगे। यानी ड्रॉवर को बिल करता या आहारता भी कहा जाता है हिंदी में। तो इंग्लिश ध्यान रखिएगा तो आसानी हो जाएंगे। बट कंडीशंस हैं कि हिंदी में हम लोग पढ़ रहे हैं तो हिंदी जरूरी है, लेकिन साथ में चीजों को हिंदी इंग्लिश यदि क्वेश्चन एग्जाम में यदि नहीं समझ में आए हिंदी वाले पॉइंट, तो उसे इंग्लिश में एक बार पढ़ के देख लीजिएगा। बट अकाउंटिंग के स्टूडेंट है तो इतना तो नॉलेज होगा ही होगा। सर दोनों ड्रॉवर हो गया क्या? दोनों 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 नहीं, देख लीजिए यहाँ पे ये जो है ना, जो लिखने वाले हैं वो अपना क्या होते हैं, ड्रॉवर होते हैं। ठीक है, और ये होते हैं ड्राई। यानी ये यहाँ पे देखेंगे सेलर्स के ध्यान से रखेंगे, ये सेल करने वाले थे, और ये उधार में लेने वाले, यानी ये डेटर्स बन गए। ठीक है, अब पेमेंट डेटर को करना 2 महीना का इन्हें समय मिला था एक पत्र के माध्यम से, बिल ऑफ पत्र में 2 मंथ का समय था। अब 2 मंथ पूरा हो गया। ठीक है, हाँ तो पाने वाला, हाँ देख लेते हैं ना, वो पाने वाला में कौन हो सकता है। जैसे ये 2 मंथ के समय पूरा हो गया, तो बेचने वाले पा सकते हैं ना। ठीक है, दोनों नहीं होगा, कोई एक ही लेंगे ना। जैसे पेमेंट तो कोई एक ही व्यक्ति लेंगे, या तो इसके यानी संध्या कुमारी या सुमन जी को मन है कि हम अपने पेमेंट इनसे ले लेते हैं तो ले लेंगे, या ये चाहते हैं कि ये जो पेमेंट है वो डायरेक्ट मिल जाए, हमें मिल जाए, यानी एम के सर को मिल जाए डायरेक्ट, तो क्या करेंगे, दोनों में से कोई एक होंगे ना। एक ही लेटर से 2 पेमेंट कैसे ले सकते हैं। जैसे एक लेटर से आपको है, यानी 10,000 रुपया के बेचे हैं, 10,000 हम भी ले लेंगे, 10,000 आप भी ले लीजिएगा, वैसे थोड़े ना होगा। ठीक है, क्लियर है कि एक ही व्यक्ति को होंगे। यानी कंडीशंस बन सकते हैं कि पाने वाले 2 लोग हो सकते हैं, या तो ड्रॉवर ले सकते हैं, या तो अपना कोई अनदर जो व्यक्ति है वो ले सकते थे, जो वो लेटर्स को लेके यानी बिल ऑफ एक्सचेंज को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पाने वाला जो है वो 2 व्यक्ति में से कोई एक ही लेंगे, यानी मे भी कंडीशंस बन सकता है ना, कि या तो
वन वाले या तो टू वाले, यानी या तो ड्रायर ले सकते हैं या उनके जो बिहाफ में किसी के पास लेटर है, सर एम के सर भी ड्रावर, नहीं ड्रावर नहीं होंगे ना, वो पाने वाले हो जाएंगे। देखिए यहाँ जो हम समझा रहे थे वो पाने वाले को बता रहे थे। पाने वाले एक तो ड्रावर हो सकते हैं और एक को अनदर व्यक्ति हो सकते हैं जिसके पास ये लेटर है। पाने वाले के हम लोग समझा रहे थे ना खुशबू झा जी, हम बता रहे थे कि पाने वाले व्यक्ति दो लोग में से कोई एक ही ले सकते हैं, हो सकते हैं दो लोग, लेकिन बिल करता तो स्वयं एक ही लोग होंगे जो बेचे हैं। एक्सेप्टेंस जो जिनपे वो वस्तु को क्या किए थे, परचेज किए, जो डेटर्स बने वही ना एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो अब आगे चलते हैं, यानी पाने वाले की संख्या दो हो सकते हैं, मे बी या तो ये ड्रॉवर हो सकता है या तो कोई और व्यक्ति जो बिल ऑफ एक्सचेंज प्रेजेंट करते हैं। अब क्लियर हो गया होगा, तो आगे देख लेते हैं। वही बात यहाँ पे आपको बताया, दिक्कत रहेगा तो पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपको ड्रॉवर की बात की जा रही है, तो ड्रॉवर को यदि आसानी से हम लोग सेलर्स को ध्यान में रखते हैं कि जो बेचने वाले हैं ER लगा हुआ रहता है, तो ऑब्वियसली उसे ऑनर मार्जिन चलेंगे, तो कहीं भी आएगा तो वो आप फंसेंगे नहीं। ठीक है, ड्रॉवर ड्राई बहुत बच्चे फंसते हैं आसानी से इसमें, तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर है, तो आगे देख लेते हैं। बिल कर्ता को देखेंगे, ड्रॉवर इंग्लिश में कहते हैं यदि व्यक्ति जो विपत्र लिखता है तथा उस पर अपने हस्ताक्षर करके एक निश्चित राशि भुगतान का आदेश देता है, उसे हम लोग ड्रॉवर या बिल कर्ता कहते हैं। यहां तक क्लियर है, ये तो हमने समझ रखा है। यहाँ पे ध्यान में देखना है कि यह व्यक्ति विशेष प्रायः माल को सेलर्स होते हैं, क्या होते हैं, सेलर्स होते हैं या देनदार होते हैं। यहाँ पे देखेंगे, ध्यान रखेंगे, सेलर्स अपना होते हैं। और ऐसे क्रेडिटर्स की बात करेंगे तो क्रेडिटर्स जो हो गए वो क्या हो गए, वो लेने वाले, जो पेमेंट लेने वाले हैं वो अपने आप को बना के रखते हैं, यानी लेनदार होते हैं। डेटर्स को देनदार कहते हैं। तो ऑब्वियसली जो ध्यान रखना है, यही वाली पॉइंट को ध्यान रखना है कि जो विक्रेता है वो अपना क्या होते हैं, सेलर्स होते हैं, वो अपना ड्रावर्स होते हैं, अहाता होते हैं। हिंदी में जो नाम है वो एक ही वर्ड को यानी पर्यायवाची शब्द में उपयोग किया जाता है, तो वो कोई इशू नहीं होगा। साथ में ध्यान में ये चीज को रख लेना। और आपको पता है कि जो सिकीत करता है यानी ड्राई है वो डेटर्स होंगे, तो इसको जस्ट अपोजिट होंगे, जो सेलर्स है वो उसी को हम लोग क्रेडिटर्स को भी हम लोग कह सकते हैं, बिल करता कह सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। बट इसको ध्यान में रखिएगा तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो इसको ध्यान में नहीं रखना। ध्यान रखना कि जो सेलर्स है उसी को हम लोग कहते हैं। बट यदि आपको पूछ दे कि क्रेडिटर्स ड्रावर्स होंगे या ड्राई होंगे, तो डेटर्स की ओर से चलेंगे हम लोग कि डेटर्स अपना ड्रावर ड्राई होते हैं, तो उसका जस्ट अपोजिट क्रेडिटर्स हो जाएंगे, क्योंकि क्रेडिटर निगेटिव वर्ड है ना, यानी लेने वाले हैं। हिंदी में तो समझ में आता है कि जो लेने वाले हैं, तो लेने वाले मतलब जो पेमेंट लेने वाले हैं वो अपना बिल करता हो जाएंगे। चलिए, किन्हीं को दिक्कत रहेगा तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको है ड्राई का है, तो एक ही चीज को दो बार हो रहा है, एक बार हमने आपको समझाया और उसको फिर PDF में, तो उसे हम लोग देख रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को, आसानी से हम लोग सिलेबस को कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आएंगे, अब देखते हैं स्वीकृत काटा यानी ड्राई की बात हम लोग कर लेते हैं। जिस व्यक्ति पे विनिमय विपत्र लिखा जाता है, अर्थात वह व्यक्ति जिसपे एक निश्चित राशि भुगतान का आदेश दिया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं स्वीकृत काटा यानी ड्राई कहते हैं। तो नॉर्मल चीज हमने समझ रखा कि किसे ड्राई कहते हैं, जिसपे पत्र लिखा जाता है, आदेश जिसको दिया जाता है कि आपको पेमेंट करना, उसे हम लोग ड्राई कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, यह व्यक्ति प्रायः माल का क्रेता होते हैं, यानी जो माल को परचेज करते हैं वो अपना होते हैं। और डेटर्स तो आपने समझा कि डेटर्स इन ड्राई है, और परचेजर्स यानी परचेज करने वाला जो है, परचेजर्स यानी जो परचेज करने वाला है वो ड्राई होते हैं, और डेटर्स को भी ड्राई कहते हैं। तो यहाँ तक कि कोई दिक्कत नहीं होगा। ड्रॉवर्स आपको पूछ देगा कि परचेजर्स को ड्रॉवर कहेंगे या ड्राई कहेंगे, ठीक है, डेटर्स को ड्रॉवर कहेंगे या ड्राई कहेंगे, तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ध्यान रखिएगा कि जहां पे ER लगा हुआ है तो वो ऑनर्स होते हैं, ठीक है,
परचेज किया है तो अब तो ऑनर्स हुए नहीं, उधार। अब यहाँ पे हम लोग क्रेडिट की बात करते हैं, यानी क्रेडिट में से परचेज, ऑनर्स तो हुए हैं बट आपने परचेज करने के बाद हुए, लेकिन जब तक आप पेमेंट नहीं करते हैं किसी वस्तु को तो आप फुल्ली ऑनर्स नहीं होते। तो वो ट्रिक के लिए ये ध्यान में रख सकते हैं, यानी ड्राई ईयर लगा हुआ तो ये ऑनर्स होंगे, यानी सेलर्स को कहेंगे या क्रेडिटर्स को कहेंगे। और ड्राई है, डबल ई है, तो सिंपली डेटर्स हो जाएगा और अपना परचेजर्स हो जाएंगे, यानी परचेज करने वालों को हम लोग ड्राई कहते हैं। तो इस भी पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आते हैं पाने वाले को। पाने वाले को भी हमने समझ रखा कि वह व्यक्ति जिसे विनिमय विपत्र का भुगतान मिलता है। यहाँ पे देखिएगा पाने वाला कौन होगा, जो अपना बिल ऑफ एक्सचेंज था ये, इसका जिस, यानी विनिमय पत्र का जो भुगतान मिलता है, यानी जिसे पेमेंट मिलता है, वह विनिमय विपत्र का पाने वाला कहलाता है। तो पाने वाला दो व्यक्ति हो सकते हैं, या तो जिन्होंने पत्र लिखा है, संध्या कुमारी जी ने पत्र लिखा था तो पेमेंट भी उन्हें मिलेगा क्योंकि उसने वस्तु को सेल किया था। बट संध्या कुमारी जी ने क्या किया, जो बिल ऑफ एक्सचेंज था वो हमें दे दिया कि सर आप अपना पेमेंट इनसे ले लीजिएगा। तो वो पाने वाले दो लोग हो सकते हैं, दोनों नहीं हो सकते, दो लोग हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक ही होगा। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं हम लोग, कमेंट करके बताइएगा क्लियर है। तो अहाता बिलकर्ता यदि भुगतान की तिथि तक बिल अपने पास रखता है तब अहाता भुगतान पाने वाला व्यक्ति हो जाएगा। यही वो आपको बोला गया है कि बिल का जो ड्यू डेट था, सुमन जी ठीक है ध्यान दीजिएगा इधर, क्लियर है। तो कि बिल का जो ड्यू डेट आपका था, ठीक है, बिल का जो ड्यू डेट था, यानी संध्या कुमारी जी ने उसे लिख के रखा था, ठीक है, संध्या कुमारी जी ने किसी को आदेश दिया था और उस पत्र को क्या क्या अपने पास रखे हुए थे, क्या है वो अपने पास उसे रखे हुए थे, तो वो पाने वाले बन सकते हैं। वहीं यहाँ पे भी डिटेल में आपको बता दिया गया कि पाने वाले की क्या क्या स्थिति हो सकती है। यानी विपत्र को भुना लेते हैं, यानी बिल करता जो लिखने वाले थे उसे भुना लेते हैं। तो ऐसी दशा में यहाँ पे इसे हटा देगा, भुगतान पाने वाला व्यक्ति अलग हो सकता है। देखते हैं यदि अहाता विपत्र को भुना लेता है तो यहाँ पे तो थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है टाइपिंग में, इधर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे है कि अहाता यानी बिल करता विपत्र को भुना लेते हैं तो भुगतान पाने वाले व्यक्ति बिल करता होंगे। ठीक है, अपना पीडीएफ यदि आप लोग निकालेंगे तो उसमें ध्यान में रख लेंगे, बिल करता ही हो जाएंगे। ठीक है, नॉर्मली जिसने बिल लिखा और वहीं पेमेंट ले रहा है तो पाने वाले व्यक्ति कौन से होंगे, वो अपना बिल करता होंगे। सेकंड कंडीशन आपको ये बन सकता था कि यदि अहाता विपत्र अपने लेनदार, यानी जो संध्या जी थे उन्होंने क्या किया, हमें वो पेमेंट लेने के लिए कहा था, यानी वो हमसे उधार कुछ लिए हुए थे, यानी उनका कुछ पेमेंट था तो वो हमें पेमेंट करते, तो उन्होंने क्या किया, बिल ही हमें दे दिया कि सर ये बिल ले लीजिए, वहां से आप पेमेंट ले लीजिएगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे बोला गया कि बिल करता विपत्र पत्र को अपने देनदार को के पक्ष में बेचान करता है, यानी बेच देता है या दे देता है, तो लेनदार राशि पाने वाला व्यक्ति हो जाएगा। यानी जो व्यक्ति उस पत्र को लेके जाएगा वो पाने वाला हो जाएगा। यानी ओवरऑल पाने वाले में हम लोग ध्यान में रखेंगे कि जो पेमेंट लेगा वो अपना पाने वाला हो जाएगा। या तो संध्या जी ने कलावती को दे सकते हैं वो लेटेस्ट, तो वो पाने वाले हो जाएंगे। या संध्या जी को चाहेगा ना ना हम कलावती को नहीं देंगे, हम ही अपने पेमेंट लेते हैं उसके बाद इनको पेमेंट देंगे, तो वो भी कंडीशंस हो सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो पाने वाले समझ गए, पाने वाले में दो व्यक्ति हो सकते हैं, या तो जिसने बिल लिखा वो ही अमाउंट को पा सकते हैं, या तो फिर जिसने बिल लिखा था उसे किसी अनदर व्यक्ति को दे दिया, तो जो व्यक्ति वो लेटर को लेके जाएगा वो पाने वाले हो जाएंगे। तो ये तो आसान चीज है, यानी जिसे मिलेगा वो पाने वाला होगा अमाउंट। यहाँ तक क्लियर है, किन्हीं को कोई डाउट रहेगा तो वो पूछिएगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, चलिए। तो अभी तक जो है वो एक क्लासेज हो गई है, तो क्या कहते हैं अभी और कर ले या फिर नेक्स्ट टाइम आपको दे, कमेंट करके बताइएगा। एक क्लासेज का जो पीडीएफ था वो आपका समाप्त हो गया, नेक्स्ट क्लासेज का भी
पीडीएफ है वो यदि कहेंगे तो टाइमिंग अदर देंगे या इसे अभी और कंटिन्यू कर लें, कमेंट करके बताइएगा। ऐसे नॉर्मली 1 घंटा हुआ है अभी, तो कमेंट करके बताएंगे नेक्स्ट टाइम। अच्छा नेक्स्ट टाइम संध्या जी कंटिन्यू, सुषमा सिंह नेक्स्ट टाइम, तो कमेंट कर लीजिएगा। अब अभी तो हमने बिल ऑफ एक्सचेंज को देखा, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो नेक्स्ट टाइम। चलिए सभी का कमेंट है नेक्स्ट टाइम, संजय जी का सिर्फ कंटिन्यू। तो देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, बिल ऑफ एक्सचेंज को पढ़ा। अगला जो अपना पॉइंट है बिल ऑफ एक्सचेंज कंटिन्यू है सतीश जी, और उसके बाद जो है वो निगोशिएबल, निगोशिएबल जो पात्र है वो हम निगोशिएबल पात्र कर रहे हैं। आज्ञा पत्र जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। चलिए सब लोग कंटिन्यू हैं सर, संडे तो है भी काम रेगुलर करवा लीजिए ना। अच्छा ठीक है अभी कंटिन्यू कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा समय और लेते हैं। 1 घंटा तो नॉर्मल कुछ है नहीं, 10-15 मिनट तो हम लोगों ने पढ़ा, यानी लगभग 45 मिनट को हो गए। तो चलिए अच्छे से समझ में आया होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज की एक पार्ट को हमने देखा, अब हम लोग प्रमोशरी नोट को पढ़ेंगे। क्या है, प्रमोशरी नोट को पढ़ेंगे, आज्ञा पत्र को पढ़ते हैं। हाँ ठीक है वो कंटिन्यू कर लेते हैं ना। वो ये पॉइंट से हो गया कि थोड़ा सा हम लोग भी फ्रेश हो लेंगे। जो अपना जो टॉपिक था वो एक टॉपिक अपना समाप्त हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज की जो पार्ट था उसमें हम लोगों ने देखा। अब हम लोग प्रमोशरी नोट को यानी विनिमय विपत्र को देखे, अब हम लोग प्रमोशरी नोट को देखेंगे। सर संडे तो और अभी काम है रेगुलर करवा दीजिए सर। अच्छा ठीक है संडे, ठीक कंटिन्यू कर लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो पुराने वाले पॉइंट है वो अपना साइड में भी रखेंगे। अब जो है वो अपना नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है तो वहां से हम लोग चलते हैं। ठीक है क्लियर है ना किसी को कोई डाउट, किसी को दिक्कत है तो आप एडजस्ट कर लेंगे आप लोग, क्योंकि पता है कि समय जो है वो अपने पास अप्रैल तक, आपको मार्च तक ही सिलेबस को समाप्त करना। सिलेबस तो समाप्त हो जाएगा बट बीच में आपको क्लासेज बंद है, 3-4 दिन आपकी क्लासेस बंद रहेगी, तो इसलिए हम आपको करवा के निकलते हैं, जिससे क्या होगा आपको प्रेशर्स ना रहे, ना तो हमें प्रेशर रहे कि जल्दी जल्दी आपको पढ़ाना है। ठीक है तो अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। इस टाइम मैंने आधा से भी आधा ज्वाइन हुए एप्लीकेशंस पे, सभी लोग को ध्यान में नहीं होगा या तो भी कुछ लोग को काम होंगे। कोई नहीं है वो छुट्टी रहेंगे तो रिकॉर्डेड क्लासेस देख लेंगे जो नहीं ज्वाइन कर पाए हैं। अब हम लोग आ जाते हैं अपना टॉपिक पे, हम भी पानी उनी पी लेते हैं, आप लोग भी पी लीजिए। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। तो इस समय तो ऑडियो वीडियो की कोई दिक्कत नहीं हुआ है, लगता है शाम में दिक्कत रहता ना। चलिए आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम लोग आ जाते हैं, अगला जो टॉपिक है वो देख लेते हैं। ठीक है तो हेडिंग में भी आपको समझ में आ गया, प्रमोशरी नोट यानी हिंदी में उसे हम लोग प्रतिज्ञा पत्र कहते हैं। और आपको पता है कि भारतीय प्रक्रमण विलेख अधिनियम 1881 यानी इंडियन निगोशिएबल इंस्टॉलमेंट एक्ट 1881 के अनुसार इसे भी हम लोग क्या कहते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब जो डिफिनेशन है वो अपना निगोशिएबल एक्ट 1881 के माध्यम से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो देख लेते हैं, नॉर्मल चीजें हैं और ध्यान में रखना है जो चीजें हमने आपको बता रखा है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तब आपको हम विशेष टाइम यानी डिटेल रूप में 1-2 बार बता रहे हैं। ठीक है यदि नॉर्मल चीजें रहती है, कम चांसेस रहते हैं कि उससे ऑब्जेक्टिव नहीं बनते तो हम लोग निकल लेते हैं, तो ये चीजों को ध्यान में रखना है।
और प्रैक्टिस करते रहिएगा। प्रतिज्ञा पत्र एक लिखित हस्ताक्षर सहित क्या है, विपत्र है। ठीक है, ये तो बीच में घुस गया, इसको रहने देते हैं। प्रतिज्ञा पत्र एक लिखित हस्ताक्षर विपत्र है जिसको लिखने वाला बिना शर्त के एक निश्चित राशि किसी व्यक्ति को, यानी यहाँ पे बोला गया कि जो लिखने वाले होते हैं बिना शर्त के, इसमें भी क्या है, बिना शर्त के एक निश्चित राशि, यानी एक अमाउंट फिक्स होना चाहिए, किसी व्यक्ति को अथवा उसके आदेश पे किसी अन्य व्यक्ति को उस पत्र के धारक को देने का प्रतिज्ञा लेता है। तो नॉर्मली अब हम लोग फिर से समझ लेंगे पिक्चर्स बना के। अब किनका नाम ले, सबसे पहले कमेंट में अपना कलावती जी है, और बताइए किनका नाम यहाँ पे आना चाहिए, तो जल्दी से कमेंट करेंगे, देख लेते हैं। तो थोड़ा सा तो भाई पिक्चर्स उसी तरह से बनेंगे। अच्छा खुशबू झा जी, एसके, अच्छा एसके के लिए, ठीक है, वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आएंगे, ये क्या है, चलिए आंख भरोसा भी इस बार आराम से बनाएंगे। थोड़ा सा क्या है, ये उदास है। अब उदास होने के कारण है, इनको तो पेमेंट करना है, तो अपना ले लेते हैं, कलावती को ले लेते हैं। ठीक है, और खुशबू झा जी ने बताया इसके को लेना, यानी संध्या कुमारी या सुमन जी को लेना है। ठीक है, और ये अपना है, मुस्कुराते हुए है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ध्यान दे लेंगे, गजब का ड्राइंग है। ये अपना क्या है, के जी है। ये क्या किया, इनसे ये अब यहाँ पे लिख देते हैं, इसके लिख देते हैं। ठीक है, इनसे यानी बेचने वाले यही थे, ध्यान रखिएगा, जो सेलर्स हैं वो यही है, खाली जगह चेंज है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सेलर्स अपना ये है। ठीक है, यानी इसको कहेंगे तो ड्रॉवर भी हम लोग लिख ही लेते हैं, जिससे आसानी हो जाएगा, ड्रॉवर है। और ये क्या हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, यानी ये क्रेडिटर्स है या परचेजर्स, जो भी इनको कहना है वो कह सकते हैं। अब ध्यान में यहाँ देखिएगा कि के ये अपना एस के जी है, वो क्या है, यहाँ पे देखेंगे जो अपना एस के जी है वो क्या करते हैं, नॉर्मली मैंने वो लेटर उटर लिखने में ध्यान नहीं देते हैं। तो अब तो भाई बिल ऑफ एक्सचेंज के अंतर्गत हम लोग आते हैं, उधार बेचेंगे तो कोई तो सबूत चाहिए ना। तो अब चाहिए था, तो के पढ़े लिखे हुए अच्छे समझदार व्यक्ति थे, इन्होंने कहा रुकिए रुकिए बाबा हम ही लिख देते हैं। अच्छा ठीक है ना, बाबा तो होंगे नहीं, मैडम होंगे, तो वो बोले कि रुकिए मैडम, हम मेरा राइटिंग अच्छा है, हम ही आपको लिख के दे देते हैं। तो के ने लिखे कि हम के हैं, यानी कलावती कुमारी पे करेंगे, सेलर्स यानी एसके को हम लोग पे करेंगे, 1,000 रुपया पे करेंगे। ठीक है, 1,000 की वस्तु लिया, और 2 माह बाद हम लोग इसे, 2 माह के बाद हम लोग इसे पेमेंट करेंगे। ये क्या क्या के ने अपना सिग्नेचर करके इनको दे दिए। ठीक है, इनको ये दे दिए, तो ये जो पत्र लिखे वो अपना क्या हो गया, प्रमोशनरी नोट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि प्रतिज्ञा पत्र, हिंदी में प्रमोशनरी नोट को कहते हैं प्रतिज्ञा पत्र, एक लिखित हस्ताक्षर सहित विपत्र होता है। ये क्या करते हैं, ये एक लेटर्स को आराम से लिखे, सिग्नेचर्स करके इनको दे दिए कि आप सिक्योर रहिए, हम आपको पेमेंट कर देंगे। यानी इन्होंने क्या क्या, जिसको लिखने वाला बिना शर्त के, क्या क्या, ये तो बिना शर्त के लिख देंगे हम पेमेंट कर देंगे, नहीं पेमेंट करेंगे तो कोई कंडीशन थोड़ा ना है कि भाई आपका घर कब्जा लेंगे हम लोग, कि आपको लेके चले आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सिंपल था यहाँ पे कि जिसको लिखने वाला बिना शर्त के एक निश्चित राशि, क्या, बिना शर्त के एक निश्चित राशि अथवा उसके आदेश पे, आदेश अनुसार, यानी जो सेलर थे वो कह देंगे कि आप उनको दे दीजिए तो उनको दे देंगे, ये कंडीशन हो सकते हैं। ठीक है, किसी अन्य व्यक्ति को अथवा विपत्र के धारक को आपको देने का प्रतिज्ञा लेते हैं, यानी जो के जे पंकज कुमार रिसीविंग, अच्छा हाँ वो रिसीविंग कह सकते हैं, बट यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ रहता है ना, मान सकते हैं रिसीविंग, कोई डाउट नहीं, बट रिसीविंग रिसीविंग होगा और ये अपना अलग हो जाएगा ना। तो यहाँ पे
सेम ही हो सकता है, कोई इश्यूज नहीं है ना, रिसीविंग भी कह सकते हैं इसको, बट रिसीविंग कहेंगे तो नॉर्मली है कि एक आप दे देते हैं तो वो रिसीविंग हो जाता है। तो यहाँ पे अपना हम लोग पढ़ रहे हैं प्रमोशनरी नोट, यानी यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, अपने आप प्रतिज्ञा लेके यानी सेलर्स को दे रहे हैं, तो इसको हम लोग प्रमोशनरी नोट कहते हैं। और नाम से भी प्रमोशनरी का मतलब हम लोग प्रॉमिस कर रहे हैं, तो ध्यान में ये रखना कि इस पे सिग्नेचर्स करके स्वयं अपना देते हैं, जरूरी है सिग्नेचर। इसमें क्या, जो सेलर्स का एक्सेप्टेंस की अपना क्या है जरूरत नहीं था, क्या था, सेलर्स का एक्सेप्टेंस के क्या था, कोई जरूरत नहीं था। बट बिल ऑफ एक्सचेंज में देखे थे कि जो भी अपना लिखने वाले थे और जो प्राप्त करने वाले थे, या कहेंगे कि जो इसे एक्सेप्ट करने वाले, तो एक्सेप्ट करना जरूरी था, यानी ड्रॉई का एक्सेप्टेंस जरूरी था वहां पे। यहाँ पे क्योंकि ड्रॉई अपने लिख के देते हैं तो कोई जरूरत नहीं था, इतना जल्दी एग्जाम। कलावती जी कहाँ मैंने जाके कमेंट कर रहे हैं बाहर निकल के, ठीक है यहाँ पे रहेंगे। तो एग्जाम इतना जल्दी है 2021 साल की बहाली का न्यूज है ना, 21 गया, 22 गया, 23 आ रहा। चलिए ठीक है, देख लेते हैं आगे, अब हम लोग आएंगे। यहाँ तक क्लियर है, जो ये पॉइंट लिखा हो वो आपको अच्छे से समझ में आ गया। यहाँ पे ध्यान देंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की बात यहाँ पे की गई है कि, और एग्जाम्पल में क्वेश्चन आ जाएंगे आरबीआई से रिलेटेड, तो वो ध्यान में रख लेना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधिनियम के अनुसार धारक यानी आरबीआई के जो नियम गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार, उनके अधिनियम के अनुसार धारक के नाम के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति को प्रतिज्ञा पत्र भुगतान गैर कानूनी माना जाता है। यानी जो अभी हमने आपको बताया कि ये जो के हैं वो किसको पे करेंगे, एसके को पे करेंगे, ठीक है। के जो है ये मैंने प्रतिज्ञा लिए हैं कि हम एसके को पे कर देंगे, ठीक है। बट इसमें कुछ और भी हमने इंक्लूड कर दिया कि एसके जिसे कहेंगे उसको पेमेंट कर देंगे, यानी पेमेंट तो एसके के लेना था पेमेंट, बट एसके कह दिए कि एमके को दे दीजिए, ठीक है। तो ये प्रमोशनरी नोट में इनवैलिड माना जाता है। अब उसमें स्टार्टिंग समय में ठीक था, समय आते गए कुछ फ्रॉड होते गए, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इनवैलिड इसे मान लेते हैं। क्योंकि इसमें सिंपली हो जाएगा ना कि के को किन्हीं को ब्लैक मनी देना तो डायरेक्ट बोल लिख के दे देंगे कि इनके बिहाफ में हम इनको दे रहे हैं, तो चार्जेस अलग अलग हो जाते हैं, यानी किसी के बिहाफ में फ्रॉड हो जाएगा नहीं यहाँ पे। तो इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधिनियम के अनुसार अतिरिक्त यानी धारक के अतिरिक्त जो भी इसके धारक थे, जो सेलर थे, उसी को मिलेगा। यदि उसके अलावा किसी को ये पेमेंट करने की प्रतिज्ञा लेते हैं तो वो गैर कानूनी हो जाएगा। इसलिए प्रतिज्ञा पर धारक के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति के नाम से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। क्या, अन्य व्यक्ति के नाम के अन्य व्यक्ति से ये प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। यहाँ तक क्लियर है, उम्मीद करते हैं आपको क्लियर होंगे। तो क्या इसमें ध्यान रखना है, एक तो एक्सेप्टेंस का अपना कोई मेनिका कुमारी एस्टेट का क्या कमेंट सब लोग बाहर कर रहे हैं जी। चलिए आ जाते हैं हम लोग, कुछ लोग हैं जो ज्वाइन नहीं हुए बट एप्लीकेशंस पे कमेंट कर रहे हैं, आप लोग को भी शो हो रहा होगा। तो आगे हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। तो प्रोपोसरी नोट हमने समझ रखा था, बट जो थ्योरी पार्ट था वो हमने देखा। इसमें कुछ कंडीशंस हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको कहती है कि जो पेमेंट है वो धारक को देना है, उसके बिहाफ में किसी अन्य को आप नहीं दे सकते। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये अपना क्या है, गैर कानूनी हो जाएगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। किन्हीं को कोई डाउट है इस सेक्शंस में वो कमेंट कर लीजिएगा। चलिए, किन्हीं को कोई डाउट है इस सेक्शंस में? अच्छा, कलावती जी एप्लीकेशंस में बाहर वह चैटिंग चैटिंग कर रहे हैं कि क्लास शुरू है, ज्वाइन कर लीजिए। चलिए ठीक है सुमन जी, क्लियर है। तो आगे हम लोग चलते हैं। जो पॉइंट आपको है और आपको बता रहे हैं वो ध्यान में रखना है। गैर कानूनी कब होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार, वो ध्यान में रखना है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। क्लियर है खुशबू झा जी? बिल्कुल सभी को क्लियर होना चाहिए। भी किन्हीं को डाउट रहेगा तो वो पूछा करेंगे, लजाना नहीं है। क्या लेके आए हैं और क्या लेके जाएंगे सब यही रह जाएगा ना, तो थोड़े ना वो अपना इज्जत बचाने के फिर में रहेंगे कि पूछ लेंगे तो थोड़ा सा। यदि देखिए पूछ लेंगे तो और क्लियर हो जाता है। जब
आप अध्ययन करते होंगे तो ध्यान में होगा कि जो डाउट है वो यदि नहीं पूछे तो वो लाइफ टाइम वो डाउट में ही रह जाता है, पूछ लेने से क्लियर हो जाते हैं। तो ध्यान में रखिएगा इस सब चीजों को, नॉर्मल चीजें, प्रवचन के समय है नहीं, हम लोग अध्ययन करेंगे। जबकि प्रतिज्ञा विपत्त एक लिखित साक्षर सहित बिना शर्त का परपत्र है, यानी एक यह परपत्र है, अभिलेख है, जिसपे क्या है, लिखित हस्ताक्षर सहित ये अपना ये जो लिखते हैं वो सिग्नेचर्स करके दे देते हैं, जिसमें देनदार निश्चित तिथि यानी निश्चित डेट पे प्रदत्त मूल्य यानी जो पेड मूल्य करना है, जो पेमेंट करना है, भुगतान करने का प्रतिज्ञा लेते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, प्रोमोसरी नोट हो या बिल ऑफ एक्सचेंज हो, डेट फिक्स होंगे और आपका पेमेंट फिक्स होंगे, लमसम उमसम नहीं चलेगा, ठीक है, यानी फिक्स होना अनिवार्य है। और ये भी ध्यान रखना कि लिखित होंगे, मौखिक नहीं चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट अपना है कि भारत में ये साख पद भारतीय प्रक्रम विलेख अधिनियम 1881 से नियंत्रित होता है। अब जो आपका ये जो पद है, साख पद है, जो भी हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रमोशन, तो वो सब जो कंट्रोल होता है वो 1881 यानी इंडियन निगोशिएबल एक्ट 1881, भारतीय प्रक्रम विलेख अधिनियम 1881 से नियंत्रित होता है। तो अब उम्मीद करते हैं कि 1881 आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे हम लोग, इसमें तो कुछ उतना विशेष था नहीं। अब हम लोग इसकी भी विशेषताएं देखते हैं, जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो विशेषताओं से देखने को मिलते हैं। क्लियर है खुशबू झा जी? बिल्कुल। आगे देखते हैं हम लोग कि परिभाषा के आधार पे प्रतिज्ञा पत्र निम्नलिखित विशेषताएं होती है। क्या क्या विशेषताएं होती है वो देख लेते हैं। फर्स्ट आपके सामने है कि प्रतिज्ञा पत्र एक लिखित पत्र होता है, ये आपको पता ही है। इसमें शर्त रहित प्रतिज्ञा की जाती है। ध्यान रखिएगा कि प्रतिज्ञा पत्र पूछेगा तो वो प्रतिज्ञा की जाती है शर्त रहित, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में आदेश दिया जाता था। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे कि यह एक निश्चित व्यक्ति विशेष द्वारा लिखा जाता तथा हस्ताक्षर होता है। निश्चित व्यक्ति ही करेंगे ना, नॉर्मली चीज है कि कोई भी सर्टेन व्यक्ति क्या करेंगे, इसको अपने लिख के देंगे, एक व्यक्ति विशेष को यानी सामने वाले को लिख के देते हैं, और जो लिखने वाले होते हैं वही सिग्नेचर्स करके इसको दे देते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे देख लेते हैं कि इसका भुगतान किसी व्यक्ति विशेष को किया जाता है। इसे अग्रभाग पे मुद्रक होना अनिवार्य, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज और इसमें यानी नॉर्मल सभी चीजें हैं, बट कुछ चीजें चेंजेस है वो आपको ध्यान में रखना है। इसमें क्या अग्रभाग पे मुद्रक होना अनिवार्य होता है, यानी आपको साइन सिग्नेचर के साथ मोहर भी होनी चाहिए। तो नॉर्मल पॉइंट थे, इसमें तो कोई डाउट किन्हीं को होना नहीं चाहिए, यदि किन्हीं को है तो वो कमेंट कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको कि प्रतिज्ञा पत्र की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है, ये हमने आपको बता रखी है कि बिल ऑफ एक्सचेंज की स्वीकृति की आवश्यकता होती है, बट इसमें क्या है, एक्सेप्टेंस की कोई आवश्यकता आपको नहीं होती है। प्रतिज्ञा पत्र क्या है, हम अपने प्रतिज्ञा ले रहे हैं भाई कि खुशबू झा जी को पेमेंट कर देंगे, तो इसमें क्या है, एक्सेप्टेंस की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि प्रतिज्ञा पत्र का लेखक ही भुगतान करने का प्रतिज्ञा लेते हैं। अब इसमें भी देख लेते हैं कि प्रतिज्ञा पक्ष में कितने पक्ष होंगे वो देखना है आपको। एक तो लिखने वाले होंगे और एक अपना पाने वाले होंगे। क्या, एक लिखने वाले होंगे और एक पाने वाले होंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, और बीकॉम वाली जो पार्ट आपको यदि रिकॉर्डेड क्लास यूट्यूब पे है तो मे भी आपके पास समय है तो उसे भी साथ में देखते हुए चलेंगे। जैसे पिछली जो क्लासेज हुई थी उसमें जो आईएलटी करवा चुके हैं तो आसान होगा, यहाँ पे जो करवाएंगे। बट यदि कोई ऐसा अनसर्टेन टाइम आ जाता है कि हम फरवरी लास्ट में एग्जाम आ जाती है तो वो आपके लिए बेनिफिट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी क्लियर रहेगा, दोबारा पढ़ लेंगे तो रिविजन हो जाएंगे। जैसे आज का जो चैप्टर्स अभी वो लाइव हो चुका है, वो आपकी क्लासेज है हायर परचेज का। तो फर्स्ट जो वीडियो है हायर परचेज का वो पहले भी हमने अपलोड कर रखा, तो एक सेशन आपको पूरा हायर परचेज का क्लासेज यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगा, तो वो देख लीजिएगा। बट लाइव नहीं रह पाएंगे क्योंकि निकलना है बाहर। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, अपने टॉपिक पे हम लोग आते हैं। हाँ, एग्जाम तो ऐसे उम्मीद है पंकज जी कि वो आपको अप्रैल में होगा एग्जाम, बट यदि कोई निश्चित नहीं है ना, वो हमारी सरकार है, जैसे बहाली आपको फरवरी का डेट देके निकाल दिए थे, तो ऐसा कंडीशंस होंगे तो वो वहां पे आपको थोड़ा सा रिलीफ हो जाएगा। क्लासेस तो हम खत्म करा देंगे, जैसे अभी हम लोग 2 घंटे पढ़ रहे हैं, 3 घंटे पढ़ेंगे तो वो हो जाएगा। बट यदि सीक्वेंस के साथ या थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं तो आपको बर्डन कम होता है।
और ध्यान रखिएगा पीछे वाली जितना भी पॉइंट है रिवीजन करेंगे तभी आपको वो चीज आपके पास रहेगी, नहीं तो आगे पढ़ते जाइएगा पीछे से भूल जाना। और एग्जाम से एक सप्ताह पहले जितना भी चीज आपने पढ़ रखा उसे ही सिर्फ आपको रिवीजन करना होगा, ये ध्यान में भी साथ में रखना है। तो आगे हम लोग आ जाते हैं कि प्रतिज्ञा पत्र के पक्षकार। हायर परचेज कहाँ पर अपलोड है सर? यूट्यूब पे है नंदन जी, यूट्यूब पे है, वो देख लेंगे। यूट्यूब पे है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके रॉयल्टी का है, और आज भी अपलोड है, तो वो बाद में देख लीजिएगा। रिकॉर्डिंग है इधर। हम कमेंट जैसे प्रीमियम में क्या होता है कि रिकॉर्डेड क्लास का सिर्फ हम आपको जस्ट ए टाइम कमेंट कर सकते हैं, आपका कोई क्वेश्चन है तो वो हम लोग आपको बता सकते हैं। बट अभी तो हम लोग इस क्लास में बिजी है तो वहां पे कमेंट में अभी नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो वो अपना कवर आप लोग कर लीजिएगा, बेनिफिट हो जाएगा, दोबारा कर लेंगे तो और अच्छे से समझ में आता है। जैसे अभी देखिए जो हम लोग चीज कल समझ से रखा था या फिर एग्जांपल से समझे फिर इसका थ्योरी समझे तो आपको और आसानी हो जाता है। तो आते हैं हम लोग टॉपिक पे। प्रतिज्ञा पत्र के पक्षकार जो है, प्रतिज्ञा पत्र में केवल दो पक्षकार होते हैं, एक लिखने वाला और एक पाने वाला। ध्यान रखिएगा, एक लिखने वाला और एक पाने वाला। तो उसमें बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन लोग थे, लिखने वाला, पाने वाला के साथ साथ एक अपना आहारा बिल करता कहेंगे, या यहाँ तो लेखक तो यहाँ चेंज हो गया ना, लेखक बोल दे तो बिल करता हो गया ना, वहां एक्सेप्टेंस जो करेंगे यानी ड्रॉवर ड्राई और पाने वाले वहां पे थे, यानी रिसीवर्स हो जाएंगे। बट प्रतिज्ञा पत्र में ध्यान रखना है कि दो पक्षकार होते हैं, एक तो लेखक, सेकंड अपना होता है पाने वाला, एक लिखने वाला एक पाने वाला। क्लियर है? तो ये चीज अपना जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा ध्यान से रखना है। लिखने वाला वह व्यक्ति होते हैं जो एक निश्चित राशि के भुगतान के लिए प्रतिज्ञा पत्र लिख कर देते हैं। यह व्यक्ति साधारण ऋणी होते हैं। अच्छा सॉरी, अभी यूट्यूब पे लाइव नहीं होंगे ना, वो मे बी 9:30 या 9:45 के आसपास होगा। वो नोटिफिकेशंस अभी आए हैं तो कितना टाइम हो रहा है, वो आधा घंटा पहले नोटिफिकेशंस आते हैं। आप 9:45 में है, वो इशू नहीं लेना, वो देख लीजिएगा। और ऐसे पार्ट 1 ये पहले से भी ये अपलोडेड था, वो वही है, बट पूरा सीक्वेंस इस बार अपलोड करेंगे इसलिए। हाँ 9:45 में, हाँ वो आधा घंटा पहले आता नोटिफिकेशन, तो हमें लगा कि लाइव हो गए वहां पे। तो अब तो वहां पे भी कमेंट ले लेंगे। उम्मीद करते हैं कि चीजें हैं वो अच्छे से आप लोग पढ़िएगा और सिलेक्शन अच्छे से लीजिएगा, और कोशिश करिएगा कि जितना ज्यादा नंबर्स आएगा उतना नजदीक आपको कॉलेज मिलेगी, आपकी चॉइस की कॉलेज मिलेगी। तो आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे कि लेखक यह वह व्यक्ति होता है जो निश्चित राशि भुगतान करने की प्रतिज्ञा पत्र लिखकर देता है। यह व्यक्ति साधारणतः क्या होते हैं, ऋणी होते हैं, यानी ऋण लेने वाले होते हैं, यानी जो परचेज किया उधार में वही होते हैं ना, वही आपको लेखक हो गए। पाने वाला जो भुगतान लेगा उसे हम लोग पाने वाला कहते हैं। पाने वाला वह व्यक्ति होता है जिसको प्रतिज्ञा पत्र की राशि का भुगतान किया जाता है, इस व्यक्ति के पक्ष में प्रतिज्ञा पत्र लिखा जाता है। यह व्यक्ति ऋणदाता होते हैं। पाने वाला का मतलब क्या हो गया, जेनुअली आपका आरबीआई बोल भी दिया है कि जो भी जिनके बिहाफ में आप लेटर्स लिख के दे रहे हैं वही इस अमाउंट को प्राप्त करेंगे। तो ऋणदाता यानी जो ऋण देने वाले होते हैं वो पाने वाले हो जाएंगे, और जो ऋण लेने वाले हैं प्रोमोसरी नोट में वो अपना क्या हो जाएंगे, लेखक हो जाएंगे। क्लियर है? अब आपके सामने आ गया मेच्योरिटी ऑफ बिल। तो ये हमने डिटेल में इसको पढ़ रखा, बट यहाँ पे है तो वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जो ड्यू डेट निकालने के लिए था वही इसमें रिटर्न फॉर्म में है। अब हम लोग आते हैं कि मेच्योरिटी ऑफ बिल यानी विपत्र की परिपक्वता। विपत्र यानी परिपक्वता तिथि से आशय उस तिथि से है। यहाँ पे देखेंगे मेच्योरिटी ऑफ डेट। अभी तक हमने क्या लिखा था, एक बात लिख रहे थे उसमें डेट दे रहे थे कि हम 2 महीना के बाद पेमेंट करेंगे, तो उसी डेट को हम लोग मेच्योरिटी ऑफ बिल के बिहाफ में हम लोग अब समझते हैं कि मेच्योरिटी ऑफ डेट कब होते हैं। और ऐसे जनरली कल की क्लासेज किए हैं तो याद ही होगा आपको। परिपक्वता तिथि से आशय उस तिथि से है जिसे जिस दिन विनिमय विपत्र या प्रतिज्ञा पत्र भुगतान दे होता है। मेच्योरिटी ऑफ डेट का मतलब क्या हुआ कि 2 मंथ ने दिया, वो डेट जो होता है वो अपना क्या होता है,
यानी भुगतान देय होगा, जिस दिन आपको पेमेंट करना होता है उसे मैच्योरिटी डेट कहते हैं। भुगतान तिथि विपात्र की अवधि में, यानी जो भुगतान तिथि, जो विपात्र आपने लेटर लिखा था 2 मंथ, उस तिथि में क्या करेंगे, 3 दिन, क्या करेंगे, 3 दिन जोड़कर निकाला जाता है, और इस 3 दिन को हम लोग रियायती दिन भी कहते हैं, ये ध्यान में रखना है। तो मैच्योरिटी डेट के लिए हम लोग को क्या करना है, जो भी आपका पद था उसकी अवधि समाप्त होगा, यानी जिस दिन समाप्त होता है यानी 2 मंथ, उसके बाद 3 दिन का उनको ग्रेस डे देते हैं, यानी रियायती दिन भी देते हैं मैच्योरिटी ऑफ विल पे। तो ये कंसेप्ट क्लियर है, इसमें तो कोई को डाउट है, 3 दिन ही देते हैं, बट ये मत कहेगा कि सर 4 दिन काहे नहीं देते हैं, 5 दिन काहे नहीं देते हैं, ठीक है, तो अपना 3 दिन देते हैं। अब आ जाते हैं आगे, अब कुछ पाठ है। यदि एक विपत्र 30 दिन का भुगतान अवधि 5 मार्च को लिखा जाता है, यानी एक जो पत्र था वह आपको लिखा कब गया, 5 मार्च को लिखा जाता है, तो उसकी परिपक्वता तिथि 7 अप्रैल होगी। यहाँ पे आपको बताया गया कि इनकी जो परिपक्वता तिथि है वो आपको 7 अप्रैल होगी, अर्थात 5 मार्च से 33 दिन। ये तो नॉर्मल चीज है, वो दिन गिन लेंगे, वो ध्यान नहीं देना। अब किस तरह से निकालते हैं वो आपको पता। यदि भुगतान अवधि 1 माह है तो परिपक्वता तिथि 8 अप्रैल होगी, अर्थात 5 मार्च से 1 माह और 3 दिन। ये नॉर्मल चीज है, वो रहने देंगे, ज्यादा कंफ्यूजन आपको क्रिएट नहीं करना। इस पे आपको ध्यान देना कि 3 दिन ऐड करते हैं, वो ध्यान में देना है। यहाँ पे लिखा हुआ कुछ है और एक्स्ट्रा कि 30 दिन का भुगतान तिथि था तो वो अपना 7 अप्रैल आता है, अर्थात में करके बता दिया गया कि मार्च से 33 दिन की, यदि सेकंड एग्जांपल थे कि 5 मार्च से यदि 33 दिन बोला जाता है, यानी भुगतान की अवधि 1 माह है, तो परिपक्वता डेट की तिथि 8 तारीख हो जाती है। और माह और डे वाले में कंडीशन हमने आपको बता रखा था, तो इसको ज्यादा फोकस आपको नहीं करना है, तो कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। इसको क्या करना, ज्यादा फोकस नहीं करना, बट नॉर्मली चीजों को हम लोग देख लेते हैं, और निकालने के लिए कल हमने आपको बता रखा। बट यदि यहाँ पे ये है तो इसको जो अवधि है वो हम लोग देख लेते हैं। मान लेते हैं कि कब 5 मार्च को ये लेटर लिखा गया है, और समय आपको 30 दिन दिया गया था, क्या है, 30 डेज दिया गया। तो हम लोग को क्या करना था, मार्च कितना दिन का होता है, महीना 31 दिन का, कितना दिन का, 31 दिन का होता है। तो इसमें से हम लोग क्या करते थे, 5 दिन, 5 तारीख को लिखा तो 5 घटा लेंगे, मतलब 26 दिन मार्च में हमने दिया। तो अभी हम लोग को 30 दिन देना था, तो 26 दिन तो मार्च से ले लिए, और अब बच गया कितना, यानी 30 दिन में से 26 दिन घटा दिए तो 4 दिन और, यानी मार्च के बाद अप्रैल आएगा, तो अप्रैल 1 2 3, यानी 4 अप्रैल आती है, ठीक है। अब 4 अप्रैल तो ये अपना बिलिंग का डेट था, कि डेट ऑफ ड्राइंग का था, सॉरी बिलिंग का डेट था, यानी जितना दिन हमने उन्हें दिया था, बट हम लोग को ड्यू डेट निकालना है, तो 4 अप्रैल आया, तो इसमें 3 दिन और जोड़ देंगे तो वो 7 तारीख हो जाएगी। यही आपको 7 अप्रैल लिखा हुआ था। इसके साथ में भी एग्जाम्पल और दे दिया गया कि 5 माह से 33 दिन दे दिया गया, यानी और अनदर एग्जाम्पल भी साथ में, इसलिए कंफ्यूजन हो जाएंगे। तो नॉर्मल यदि यहाँ तक ध्यान में रखते हैं तो ये अपना हो गया। फिर अनदर 5 माह से 33 दिन की बात करते हैं, तो वो हम लोग आगे निकाल सकते हैं। यहाँ पे 30 दिन था तो वहां पे 33 दिन करते, तो वहीं अनदर एग्जाम्पल थे, तो वो अपना 8 तारीख आता है। उसी तरह से आगे की ओर हम लोग बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो यानी इसमें 2 एग्जाम्पल्स हैं, ये ध्यान में रखना था आपको, ठीक है। कितना एग्जाम्पल थे, 2 एग्जाम्पल थे, इसीलिए हम लोग इसे कहे कि आप नहीं देखेंगे, बट अब आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें जो लिखा हुआ है वो आपको अब क्लियर हो गया होगा, क्योंकि 2 एग्जाम्पल, अथवा यहाँ पे कर दिया 5 अप्रैल से था। पहला में क्या था कि 5 अप्रैल को था, 30 दिन का भुगतान का डेट दिए थे। सेकंड में है कि 5 अप्रैल से है तो 33 दिन का कहता है, तो यानी 30 दिन का था तो अपना 7 अप्रैल, 33 दिन को रहेगा तो वो 8 अप्रैल आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे, उस समय लग रहा होगा कि क्या है क्या है। क्लियर है, एक बार कमेंट कर लीजिएगा। ये जो लिखा हुआ है अब आपको क्लियर हो गया होगा, ये वाली पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, यानी 2 एग्जाम्पल इसमें इंक्लूड है। हाँ क्लियर है। अब देख लेते हैं, ऐसे ध्यान रखने के लिए जो फॉर्मूला है वो भी लिख दिया गया कि ड्यू डेट ऑफ बिलिंग, यानी ड्यू डेट ऑफ बिलिंग कर दिया, ड्यू डेट होगा, ड्यू डेट ऑफ बिलिंग भी कर सकते हैं, यानी बिलिंग का ड्यू डेट कब होगा, ठीक है।
ड्यू डेट ऑफ बिलिंग इज इक्वल डेट ऑफ बिल्ड रहा, यानी जिस दिन हम लोग बिल लिख रहे हैं उसे प्लस पीरियड, जितना भी पीरियड है प्लस ग्रेस डेट, ये अपना होगा, यानी डे वाला पीरियड वाला चलेगा। तो इसकी तो कोई जरूरत है नहीं, जहां तक अभी हमने आपको पढ़ा रखा, तो इसको ध्यान में रखने की जरूरत हम लोग को है नहीं। या इस पे आते हैं तो थोड़ा सा और कंफ्यूजन फिर से आपको क्रिएट होने लगेंगे कि बिलिंग डेट लिखना है, फिर पीरियड लिखना है, फिर ग्रेस डेट लिखना है। ठीक है, बिलिंग डेट ऑफ बिलिंग 5 प्लस 30 प्लस ग्रेस डेट 3, यानी आपको 35 दिन 38 दिन आ गया है। तो इसको आपको छोड़ देना है। ये कंसेप्ट हम लोग को, ये पुराने वाली बैच का पीडीएफ आपको था, तो इस कंसेप्ट को हम लोग को अभी यहाँ पे इग्नोर करके चलना है। बट इसको क्या करना है, आपकी पीडीएफ है तो उसमें इसे क्या कर लेंगे, सीधे सीधे काट के रखेंगे। किस तरह से निकालते हैं वो हमने कंसेप्ट के माध्यम से समझ रखा, तो इसकी कोई जरूरत है नहीं, ध्यान रखिएगा। ठीक है अलका रानी जी, ये ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग आगे आते हैं। पीडीएफ यदि निकालिएगा तो इसको ध्यान में रखिएगा, और इसे में भी हमने अपलोड नहीं किया तो हम ही इसे आपको हटा के अपलोड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएंगे तो वो दिक्कत हो जाएगी ना। यदि इस क्लास में हमने आपको कंसेप्ट अनदर तरीके से बताया तो वो आपको ध्यान में रखना। बट ये वाली में यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, क्वेश्चन 1 करके और एग्जाम्पल सेकंड इसको अथवा के करके हम लोग कर देंगे, तो ये भी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पीडीएफ में इसमें हमको करेक्शंस करने हैं, वो कर देंगे आपको, उसके बाद अपलोड कर देंगे, क्योंकि ये पार्ट हमने आपको अपलोड नहीं किया है। अब आगे देख लेते हैं। ये तो डेट था, यदि 30 दिन काउंट करना था कि ये 30 दिन का डेट था, तो काउंट करने के भी कैलेंडर हम लोग यहाँ पे रखे हुए थे कि यानी कब किस को, मार्च का महीना है और 5 तारीख है। ठीक है, यहाँ से 30 दिन आपको गिनना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 हो गया। 26 के बाद 27 28 29 30, 4 तारीख आ गया। ये अपना 30 दिन हो गया। इसके बाद 3 दिन इसमें 1 2 और 3 गिन के भी कर सकते हैं आसानी से, बट हमारे पास कंसेप्ट है तो गिनने की क्या आवश्यकता है कि जिस तारीख को हमने डेट लिखा उस महीने में कितना दिन होता है उसको घटा देंगे। यानी 31 का ये महीना लग रहा था, तो 31 में से 5 घटा दिए तो 26 दिन हो गया, और हम लोग को 30 दिन देना था, 26 दिन दे दिया, तो इसमें से घटा देंगे तो 4 दिन अभी और बच रहा है। तो नेक्स्ट यानी यहाँ ये तो अपना मार्च वाला समाप्त हो गया था, तो अप्रैल 4 हो जाएगा। ये अप्रैल का महीना 4 दिन जाएगा, तो 4 अप्रैल, इसमें 3 दिन ग्रेस डेट जोड़ दिया है। क्लियर हो गए, और इसमें ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। स्पेशल क्लासेस पिछली क्लासेस में हमने डिटेल कर रखा, कि नहीं कोई अभी भी कंफ्यूजन तो कमेंट करिएगा, बाद में कहिएगा सर समझ में नहीं आता तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। अभी अभी टॉपिक पे है तो उस टॉपिक को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको लिखा हुआ ध्यान देंगे। यदि परिपक्वता तिथि सार्वजनिक अवकाश क्या है, नो सर आगे दिखा देखिए, हाँ ठीक है आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यदि परिपक्वता डेट जो आपका है, यानी जो बिलिंग डेट आ जाएगा, ड्यू डेट ऑफ बिलिंग आ जाएंगे, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट कर लेंगे ना, वो देखेंगे। यदि परिपक्वता तिथि के दिन सार्वजनिक यानी पब्लिक हॉलीडे, सार्वजनिक हॉलीडे हिंदी में ना पब्लिक हॉलीडे है, तो साख पत्र एक दिन पूर्व दे होगा, एक दिन पहले। मतलब ऐसे मान लेते कि 7 तारीख अभी अपना बना था ड्यू डेट आपको, तो इसमें क्या होता था कि 7 दिन को यदि पब्लिक हॉलीडे रहता तब, ऐसे तो जनवरी है नहीं, तो एक दिन पहले यानी 6 तारीख को ले लेते हैं। वही नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसे स्थिति में एक दिन पूर्व, ऐसे स्थिति में 8 अप्रैल परिपक्वता दिवस है। यहाँ पे इसका एग्जांपल है ये 8 अप्रैल वाला है कि यदि आपको 8 अप्रैल का डेट बन रहा था ड्यू डेट, तो आपको सार्वजनिक डेट है तो वो 7 अप्रैल को हम लोग ले लेंगे। यानी पेमेंट क्या करना है, एक दिन पहले ले लेना रहता है सार्वजनिक में। ठीक है, और आपको आकस्मिक में तो पता है कि सडनली आपको छुट्टी हो गया तो वो आपको क्या करना है, एक दिन बाद लेते हैं। पब्लिक हॉलीडे यानी पहले से आपको पता है कि ये पब्लिक हॉलीडे इस दिन छुट्टी रहेगा, तो एक दिन पहले हम लोग ड्यू डेट करते हैं, और अचानक वाले हैं तो वो एक दिन बाद में लेते हैं। यहीं पे
भारतीय प्रक्रम विलेख अधिनियम 1880 यानी इंडियन निगोशिएबल एक्ट में आपको बताया गया कि भारत सरकार द्वारा आकस्मिक अवकाश घोषित किया जाता है तो साख पत्र के लिए परिपक्वता तिथि है तो ऐसी स्थिति में यानी बोला गया कि जो आकस्मिक छुट्टी दिन आपको परिपक्वता डेट है, ड्यू डेट है, तो उस दिन क्या करना है आपको, अगले कार्य दिवस यानी अगला जो कार्य दिवस होगा परिपक्वता डेट माना जाएगा, यानी ड्यू डेट कब हो जाएगा, नेक्स्ट डे माना जाएगा जब आपको कार्य दिवस होंगे। तो यहाँ तक क्लियर होंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। नेगोशिएबल एक्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ड्यू डेट तो अच्छे से समझ ही लिए हैं। किसी को कोई कमेंट है तो वो पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे रखते हैं और एक क्लास और कमेंट करेंगे तो ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, जनरल एंट्री बाकी है, थ्योरी पार्ट तो हमने कवर कर लिया है, जनरल एंट्री इसके बाद बाकी है। तो किन्हीं को यदि लगता है कि नेक्स्ट क्लास का टाइमिंग क्या रखना चाहिए तो एक बार सजेशंस कर लेंगे, एक क्लास और ले लेंगे। तो आपकी 4 दिन की क्लास है, 2 बजे संध्या कुमारी 2 बजे। अच्छा चलिए, संध्या जी का कमेंट आया है 2 बजे, ज्यादा समय लास्ट में भी नहीं रखेंगे, 3 बजे से पहले ही रख सकते हैं। साई के बाद, साई के बाद नाइट में नहीं होगा ना, वो 3 बजे से पहले ही आपके हमारे पास टाइम है, ठीक है। 3 बजे लेंगे तो 1 ही घंटा पढ़ा पाएंगे, 1 बजे ले ले, कमेंट करके बताइएगा। तो पीएम को तो 2 बजे लेंगे तो ध्यान रखिए, 2 बजे लेंगे तो 1 घंटा आप क्लास लेंगे, 1 बजे लेंगे तो मे बी 1.5 घंटा 2 घंटा जितना देर टॉपिक चलेगा वो हम लोग कर लेंगे। तो ऐसे तो आज का जो टॉपिक किया था वो आपको बर्डन नहीं होगा ना। अच्छा 1 से 2 रख लेते हैं सर, यूट्यूब पे लीजिएगा। अच्छा यूट्यूब पे नहीं लेंगे ना, वो गड़बड़ा जाएगा फिर सीक्वेंस। वो 1 बजे, हाँ 1 बजे ठीक है। बाकी हम फिर से एक बार और समझा दीजिए, किसको एक बार और समझा दे, खुशबू झा जी। अच्छा एक बार और इसको समझाते हैं, ठीक है ठीक है। वो ड्यू डेट आपको समझा देते हैं, सुमन 1 बजे से ही। अच्छा ठीक है ना, वो एक बार और आपको समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कि अभी हम लोग क्या करते हैं, जो कंसेप्ट है वो इस पे अभी और एग्जांपल्स, 1-2 एग्जांपल्स हैं तो अभी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। 1 बजे से है, बाकी ओवरऑल फाइनल हो गए क्लासेज। 1 बजे से नेक्स्ट क्लासेज आपको होगी, अभी आपको 9-10 बजने वाले होंगे, तो 1 बजे से आपकी एक और क्लासेज लेंगे। तो आपको 4 दिन की जो छुट्टी है वो हम मैनेज कर लेंगे, और बीए मैनेज आप सबकी मेहरबानी से हो रही। यदि आप लोग नहीं कहते तब हम क्लास नहीं ले पाते, बट छुट्टी रहती तो आपके पास भी बर्डन होता, हमारे पास भी बर्डन होता। क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज यदि हम लोग समाप्त कर लेते हैं तो अच्छी खासी जो 21 चैप्टर्स अभी इसी में बचा हुआ है सर। जनरल एंट्री अभी हम लोग को करना है ना, जनरल एंट्री है, ड्यू डेट वाला फिर से 1-2 एग्जांपल्स देख लेंगे, जिनको कंफ्यूजन होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। बाकी जिनको अभी डाउट है वो रुक सकते हैं, वो ड्यू डेट का जो ऑप्शंस है वो हम लोग कर लेते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपकी क्लासेज अभी समाप्त हो गई। बाकी जिनको ड्यू डेट वाली जो क्वेश्चंस है वो हम लोग यहाँ पे करेंगे। जिनको भी कंफ्यूजन है, यूट्यूब पे भी कमेंट आया था, तो मे भी हो सकता है कोई इशू नहीं। देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने एक बार पढ़ा दिया तो आपको समझ, बट ये फोकस रखना है, आपको नहीं आता आपको पूछना, और हमने फिर से समझाया तो समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पे अब हम लोग आ जाते हैं पहला। बाकी आपकी क्लासेज आज का ऐसे समाप्त हो गई है, नेक्स्ट भी क्लासेज स्टार्ट करेंगे, ड्यू डेट से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जनरल एंट्री तक पूरा करके ये चैप्टर अपना समाप्त हो जाएगा। क्लियर है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, ट्रायल बैलेंस हम लोग कर लिए, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आ जाएंगे। क्लासेज ऐसे जनरली समाप्त हो गए। जिनको ड्यू डेट नहीं समझ में आया है वो एक बार फिर से यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले ध्यान में रखना है कि ड्यू डेट आपको निकालने के लिए क्वेश्चंस आएंगे, ड्यू डेट, ठीक है। ड्यू डेट आपको क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो देख लेते हैं, ये सब हटा देंगे, ये हटा देते हैं, और इधर की पॉइंट आपको कुछ नहीं इसमें समझना है। ध्यान है, यहाँ तक कुछ आपको समझना नहीं है। आपके सामने क्वेश्चंस हैं
पीडीएफ, हाँ पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, नहीं डाउनलोड अपलोड किया वो अच्छा ही किया है, इसमें थोड़ा सा करेक्शंस भी करने थे, तो वो सब ये सब जो है वो रहने देंगे, क्योंकि हम लोग कंसेप्ट इसे समझ लिए हैं। और जो भी पीडीएफ निकालेंगे वहां पे जो कंसेप्ट हमने बता रखे बना के डे वाला और आपको महीना वाला 2 एग्जाम्पल रखेंगे, और साथ में बाकी तो है। अब मोबाइल में नंदन को मोबाइल में वो हो जाएगा ना, डाउनलोड होता किस फोल्डर में जाता वो पता नहीं चलता, बट सिस्टम में कीजिएगा तो वो आपको दिखाई दे देता है, ठीक है। जहां भी प्रिंट आउट यदि आप निकालिएगा तो उनके सिस्टम में लॉग इन करवा लीजिएगा, उसमें क्या है, मोबाइल नंबर देके लॉग इन करवा लीजिएगा, वो हो जाएगा सिम मोबाइल नंबर से। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, जिनको नहीं समझ में आया था वहां पे देखेंगे। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, यदि एक विपद 30 दिन की भुगतान अवधि, 30 दिन का क्या है भुगतान अवधि दी गई है, पर 5 मार्च को लिखा जाता है तो उसे परिपक्व तिथि अप्रैल, अच्छा यहाँ पे छोड़ देंगे, परिपक्व तिथि क्या होगी वो आपको बताना है। सिंपल क्वेश्चन है आपके सामने, आप ग्रुप में डाल देंगे ना, वो 1 बजे से टाइमिंग है, वो इसी एप्लीकेशंस पे डाल देंगे। एप्लीकेशंस पे यदि आपको डालते हैं तो वो आपको कमेंट बॉक्स में शो होते हैं, मैसेज के रूप में आते होंगे, ठीक है। टीचमेंट का मैसेज स्क्रीन पे फ्लैश होते होंगे, वो डाल देंगे, ग्रुप में भी डाल देंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक क्वेश्चन है, एक हमने पत्र लिखा, अच्छा ठीक है ना, समझ में आ गया, ठीक है, अभी बोले कि समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे एक पत्र लिखे 5 मार्च को, ये हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। इसमें 30 दिन की बात कही गई, तो आपको क्वेश्चन आ गया कि ड्यू डेट आपका क्या होगा, ये आपको बताना। तो हम लोग को 30 दिन देना है, तो जनरली आपको बताया है कि मार्च में कितने दिन का महीना होता है, मार्च में 31 दिन का महीना होता है, ठीक है, 31 दिन का होता है। तो 5 तारीख को लिखे हैं, तो 5 तारीख को हम लोग घटा देंगे, तो कितना दिन बच गया 26, क्योंकि इससे पहले तो हमने लिखा नहीं, तो जो नहीं लिखा वो इस महीना में हम लोग कितना दिन उनको दे रहे हैं, जिसको भी हमने 30 दिन का समय दिया था, तो मार्च में हमने 26 दिन का उनको समय दिया, ठीक है। अब 26 दिन का समय दिया, हम लोग को देना था 30 दिन का, यानी 30 दिन में से 26 दिन दे दिए, तो बचा कितना अपने पास 4 दिन। तो ये मार्च वाला महीना अपना समाप्त हो गया है, तो मार्च के बाद 4 दिन आएगा तो अप्रैल आ जाएगा, क्या हो गया 4 अप्रैल हो गया, 1 2 3 4 दिन है तो 4 अप्रैल हो गया। अब यहाँ तक तो जो डेट था 30 दिन का वो हमने दिया, ठीक है। बट आगे चल के हमें ये भी पता है कि ड्यू डेट में हम लोग 3 दिन का ग्रेस डे देते हैं, वो अपना निगोशिएबल एक्ट का नियम के अनुसार से। तो 3 दिन इसमें क्या कहते हैं ऐड कर देंगे, तो अपना हो जाएगा 7, यानी 7 अप्रैल को, क्या है 7 अप्रैल को हम लोग ये ड्यू डेट होगा। ये क्लियर हो गया, हाँ चलिए ठीक है, सबको क्लियर है। तो अभी रहने देते हैं इस वाली पॉइंट को, फिर जो अगला क्लासेज हम लोग लेंगे उसमें आपको महीना वाला एक क्वेश्चन कर लेंगे, फिर अपना जनरल एंट्री पे चले जाएंगे। ऐसे तो इसको हमने बता रखा है। तो और देखिए ये जो कंडीशंस हो गया ये तो नॉर्मली निकल गया, और इसके साथ यदि आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई पब्लिक हॉलीडे है तो क्वेश्चंस में आपको पब्लिक हॉलीडे बताएगा नहीं, ये ध्यान रखिएगा। 2 अक्टूबर, 26 जनवरी और 15 अगस्त, ये आपको याद रखना है। 2 अक्टूबर, 26 जनवरी और 15 अगस्त ऐसे जनरली पब्लिक हॉलीडे होता है, और इसी सब से क्वेश्चन आते हैं। पब्लिक हॉलीडे वाला डेट आपको जो ड्यू डेट आएगा ना कि वो निकल जाएगा 15 अगस्त, तो एक दिन पहले ले लेना, 15 अगस्त को तो है तो एक दिन पहले 14 अगस्त। सर जिस दिन भी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं क्लासेस समाप्त करेंगे, और अभी भी इसमें कोई दिक्कत है आपको तो कमेंट कर लीजिएगा, फिर से और एग्जांपल लेके बना लेंगे। जैसे आगे एग्जांपल क्लियर है, अच्छा ठीक है क्लियर है तो रहने देते हैं। बाकी नेक्स्ट एग्जांपल ये देखिए डेट वाला का कंडीशन ये था कि हम लोग घटा के करते हैं कि उस महीना में कितना दिन है उसमें से घटा के करते हैं। हाँ नेक्स्ट क्लासेज 1 बजे से, और महीना वाला में तो आपको फिर उसी समय डिस्कशन करेंगे, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है हमें। तो टेक केयर एंड बाय बाय। नेक्स्ट क्लासेज आपकी 1 बजे है, तो सभी लोग अच्छे से आइएगा। एग्जाम्पल करा दे, अब एग्जाम्पल क्या करा दे जी, ये एग्जाम्पल ही है ना, एग्जाम्पल किसी का नाम थोड़े ना लेना है कि इनके का दिए हैं। और अच्छा चलिए ठीक है वो भी करा देते हैं आपको, चलिए एग्जाम्पल आपके लिए वो करा देते हैं। यहाँ पे देखेंगे इसमें एग्जाम्पल नहीं होगा ना, ये क्वेश्चन ही है एग्जाम्पल आपका ना। तो सेकंड एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका कि एक जो पथ है वो 33 डेज के लिए दिया गया है, और आपको जो है वो 5 मार्च को ही ये बिल लिखा गया, 33 दिन के बाद इससे पेमेंट लेना था, और 5 मार्च को क्या है
बिल लिखा गया है 5 मार्च को, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि ड्यू डेट आपका क्या होगा, ये आपको बताना है। तो सिंपली हमें पता है कि मार्च का महीना 31 दिन का होता है, लिखा कब गया था तो 5 मार्च को, तो 5 इसमें से डिडक्ट कर लेंगे तो अपना 26 दिन इधर बच गया। तो हमें 26 दिन का इनको छूट दे दिए, ठीक है, यानी मार्च का महीना समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे मार्च का जो महीना वो समाप्त हो गया, और हम लोग को छुट्टी यानी सॉरी उनको जो टाइम देना था पेमेंट लेने का 33 दिन का लेना था, बट 26 दिन उनको हमने दे दिया। तो अभी हमारे पास बच कितना दिन और रहा है, बच कितना दिन रहा है, शेष जो दिन है वो 7 दिन बचा। तो ये 7 दिन कब जाएगा, ये अप्रैल में चला जाएगा, क्योंकि मार्च वाला महीना तो खत्म हो गया। तो ये अपना 7 अप्रैल हो गया, ठीक है। ठीक है ना, 26, 5, 31 और 6, 12, 13, हाँ 7 दिन है। और इसमें क्या करेंगे 3 दिन और अपना रूप से ग्रेस, जो ग्रेस डे है वो हम लोग दे देंगे, क्या जीडी देंगे, यानी ग्रेस डे इनको 3 देंगे, यानी 10 अप्रैल आ जाएगी। क्लियर है। हाँ 10 अप्रैल है। तो इसी तरह से अपना ये डे वाला था कि डे वाला में आसानी से कर लेते हैं, बाकी जो मंथ वाला वो नेक्स्ट में कर लेंगे। कलावती जी 10 अप्रैल 10 अप्रैल। तो ठीक है, ये 33 दिन में लगता है यहाँ पे लगता है कुछ गलत हो रखा है क्या, जो हमने आपको यहाँ पे लिख के रखा हुआ था 5 मार्च इसमें भी था और 33 दिन का भुगतान था, और यहाँ पे 8 8 आ रहा है। तो ये थोड़ा सा इसको करेक्शंस करना है हमें पीडीएफ में, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये अपना 10 अप्रैल आ रहा है, यहाँ पे तो कोई गलत नहीं हुआ। 31 का महीना है, मार्च का महीना है 31 में, और 5 दिन 5 मार्च को लिखे थे, तो वो अपना क्या हो जाएगा 7 अप्रैल आ जाएगा। बाय सर, हाँ बाय बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अच्छे से खाना वाना बनाइए खाइए, बाकी तो लेट हो ही गया होगा। तो गुड गुड बाय, फिर 1 बजे मिलेंगे।